बेटा डोमेन के टॉपिक के अंदर हमने स्टैंडर्ड फंक्शंस के लिए थ्योरी डिस्कस कर ली है, अभी थोड़ी बहुत बेसिक थ्योरी। जो अभी हमने थ्योरी डिस्कस की वो एक बेसिक थ्योरी है, क्योंकि मैं फंक्शन का चैप्टर में आपको पहले भी बता चुका हूँ कि फंक्शन के चैप्टर क्योंकि इस बार मैंने कंप्लीट ऑलरेडी कर दिया है, तो इसकी थ्योरी में डिटेल नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं पूरे चैप्टर के मिक्स प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। अभी मैं लगभग 60 to 70 क्वेश्चन आपसे डोमेन ऑफ ए फंक्शन पे डिस्कस करूंगा, फिर इंडिविजुअल टॉपिक रेंज ऑफ ए फंक्शन पे टॉपिक पे प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा। तो मैं इंडिविजुअल टॉपिक्स पे सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं अभी थ्योरी इस चैप्टर की डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो हमारे सामने बेटा सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम आती है डोमेन ऑफ ए फंक्शन पे। प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं। बोर्ड पे देखिए, हमारी सबसे बेटा फर्स्ट प्रॉब्लम है y = log 10 x - 5 अपॉन में x² - 10x + 24 माइनस अंडर रूट में x + 5 की रूट में दे रखा है 1/3, यानी ये बेटा 1/3 रूट दे रखा है, ऑड रूट है। ये मेरी थ्योरी से कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका क्वेश्चन है y = log, इसको एक काम कीजिए आप, दो अलग अलग फंक्शन मान लीजिए। यहां पर इन दोनों को बेटा दो अलग अलग फंक्शन कंसीडर कर लीजिए। तो अलग अलग फंक्शन क्या आ जाएंगे, y = f1x प्लस का इसको मान लो f2x, ऐसे मान लो। ऐसा क्यों किया, इसके पीछे रीजन ही है, आपको याद रखने की जरूरत है। एक टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है बेटा फंक्शन के अंदर, जिसका नाम है अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस के अंदर हम एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करते हैं। क्या, यदि किसी फंक्शन की पूरे फंक्शन की आपको डोमेन निकालने के लिए कहा गया है, आपका क्वेश्चन ये है डोमेन फाइंड करनी है। आपको जब किसी क्वेश्चन की पूरे क्वेश्चन की डोमेन फाइंड करने के लिए कहा गया है, तो आपको क्या करना है, इसको मान लो फर्स्ट फंक्शन, और या तो एडिशन में चल रहा हो, सब्ट्रैक्शन में चल रहा हो, मल्टीप्लाई में चल रहा हो, या फिर बेटा डिवाइड में चल रहा हो, कोई दूसरा फंक्शन डिवाइड में चल रहा हो। तो जब 2 से 3 फंक्शन चल रहे हो तो आप उनको अलग अलग नेमिंग दे दो। सबसे पहले अलग अलग नाम दे दो। इसको मान लिया हमने फर्स्ट फंक्शन, इसको हमने कंसीडर कर लिया सेकंड फंक्शन। ऐसा इसलिए किया, इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि पूरे फंक्शन की डोमेन निकालने के लिए सबसे पहले आपको इंडिविजुअल इस फंक्शन की डोमेन अलग से निकालनी पड़ेगी, आपको इंडिविजुअल इस फंक्शन की डोमेन अलग से निकालनी पड़ेगी, और पूरे फंक्शन की जो डोमेन निकल के आएगी वो इन दोनों फंक्शन की डोमेन का इंटरसेक्शन आएगा। इंटरसेक्शन यानी कॉमन x की वैल्यू आएगी। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप फंक्शंस को ही अलग अलग कंसीडर कर लें, और अलग अलग कंसीडर करके अलग अलग दोनों फंक्शन की अलग अलग डोमेन कैलकुलेट करें, और उसके बाद पूरे कंप्लीट फंक्शन की डोमेन बताने के लिए आप उन दोनों फंक्शन की डोमेन्स का क्या कर दें, इंटरसेक्शन कर दें। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू फाइंड आउट द डोमेन ऑफ एनी फंक्शन, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम f1x लिखते हैं, f1x को अलग से लिखते हैं। f1x हमें दे रखा है log 10 x - 5 डिवाइडेड बाय x² - का 10x प्लस का 24, ये आपको दे रखा है। सबसे पहले हम f1x फंक्शन की डोमेन फाइंड करेंगे, उसके बाद हम f2x फंक्शन पे जाएंगे। तो सबसे पहले f1x फंक्शन देखो, आपका मेन फंक्शन क्या बन रहा है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले स्टैंडर्ड फंक्शंस आपसे डिस्कस किए डिटेल के अंदर, काफी स्टैंडर्ड फंक्शंस को मैंने काफी डिटेल में आपसे डिस्कस किया। तो कुछ नहीं करना है आपको, f1x को देखो कि उन स्टैंडर्ड फंक्शन में से कौन सा फंक्शन बन रहा है। तो आपका फंक्शन बन रहा है log, इस पूरे को रीड करो सब बच्चे, x के रूप में लोगरिथम फंक्शन बन रहा है। ये पूरा का पूरा यहाँ पर log का किसका काम कर रहा है, आर्गुमेंट का काम कर रहा है। आर्गुमेंट का मतलब log का नंबर का काम कर रहा है, log का नंबर का काम कर रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये log का यहाँ पर बेटा आर्गुमेंट का काम कर रहा है। आर्गुमेंट का लोगरिथम का बेस यहाँ पर कितना दे रखा है, लोगरिथम का बेस यहाँ पर दे रखा है हमें 10, लोगरिथम का बेस दे रखा है 10। तो आपका f1x फंक्शन जो हमें दे रखा है, आपका f1x फंक्शन जो हमें दे रखा है, ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, लोगरिथम फंक्शन है, लोगरिथम फंक्शन। तो लोगरिथम फंक्शन की डोमेन निकालने के लिए क्या तरीका था, किसी भी लोगरिथम फंक्शन डिफाइंड सिर्फ तभी होता है व्हेन उसका जो आर्गुमेंट दे रखा है, log का जो आर्गुमेंट दे रखा है, वो आर्गुमेंट क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। यदि लोगरिथम का आर्गुमेंट 0 से बड़ा है तो डेफिनेटली लोगरिथम क्या हो जाएगा, डिफाइंड हो जाएगा। तो लिखो यहां पर कंडीशन है f1x फंक्शन इज डिफाइंड, f1x फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन f1x फंक्शन आपका जो फर्स्ट फंक्शन मैंने कंसीडर किया है, वो कब डिफाइंड होगा, वो फंक्शन आपका तब डिफाइंड होगा
f1x जब लॉग का जो आर्ग्यूमेंट है, ये जो आर्ग्यूमेंट है, ये आर्ग्यूमेंट आपका 0 से बड़ा जाएगा, 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी तो लॉगरिथम फंक्शन डिफाइंड होता है। अभी स्टैंडर्ड फंक्शंस में हम ये डेफिनेशन डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि कोई भी लॉगरिथम फंक्शन यदि डिफाइंड होगा तो उसका जो आर्ग्यूमेंट है अंदर का नंबर x है वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन आई f1x इज डिफाइंड व्हेन x minus 5 divided by x square minus का 10x plus 24 is greater than 0। सिर्फ ग्रेटर देन 0 आएगा, यहां पर इक्वल टू 0 साइन भी आप नहीं ले सकते, क्योंकि यदि इक्वल टू 0 ले लिया तो लॉगरिथम कभी भी 0 के ऊपर डिफाइंड नहीं होता है। तो फर्स्ट कंडीशन समझ में आ गई सभी को। अब आपको ये अब एक इनइक्वालिटी बन चुकी है और इनइक्वालिटी को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ वेवी कर्व मेथड, WAVY वेवी कर्व मेथड, या फिर हम यूं कह लें एक नंबर लाइन के ऊपर क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करके उनकी साइन स्कीम मेथड पता लगा के आप इजीली किसी भी इनइक्वालिटी को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहले x माइनस 5 आपका ऊपर चल रहा है, न्यूमरेटर में x माइनस 5 है, डिनोमिनेटर में देखो क्या आ रहा है। डिनोमिनेटर में आपके पास बेटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस 24। डिनोमिनेटर में आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि फैक्टराइज हो सकती है तो उसको फैक्टराइज करो, पॉसिबल हो तो उसको फैक्टराइज करो। तो मल्टीप्लाई करने में हमें चाहिए 24 और दो नंबर जैसे चाहिए जिनको ऐड करने पे आ जाए -10। तो बेटा वो दो नंबर कौन से हैं, -6 और -4, -6 और -4। -6 और -4 को ऐड करने पे -10 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे 24 आ रहा है। तो आपकी डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है उसको फैक्टराइज हमने कर दिया। तो फैक्टराइज करने की इक्वेशन आ गई हमारे पास x माइनस का 4 इंटू x माइनस का 6 इज ग्रेटर देन 0। ये सभी स्टूडेंट्स के पास फाइनली इनइक्वालिटी बन चुकी है। अब आपको सिर्फ एक नंबर लाइन बनानी है। इस नंबर लाइन के ऊपर आप क्या प्लॉट करोगे, लेफ्ट साइड के क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट करोगे। क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब जैसे x माइनस 5 है, ये एक फैक्टर है, ये किसके कारण 0 बन रहा है, 5 के कारण 0 बन रहा है। तो एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया आपका 5। x माइनस 4 का जो फैक्टर है वो किस पॉइंट के कारण 0 बन रहा है, मन में सोचना है खाली, यहां पर पुट करना नहीं है आपको, वो पॉइंट्स यहां पर पुट करके नहीं देखने हैं, बस मन में सोचना है कि ये किसके कारण 0 आ रहा है। और फिर भी यदि किसी को ना करने हैं तो उन फैक्टर्स को आप उठा के 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर दो और वहां से x की वैल्यू निकाल दो। तो x माइनस 5 को जब आप अपने मन में ही कहीं पे 0 पुट करते हो तो x की वैल्यू कितनी आती है, 5। x माइनस 4 फैक्टर के कारण 0 पुट करने पर मन में सोचो x की वैल्यू कितनी आ रही है, करस्पॉन्डिंग 4, तो 4 वैल्यू यहां पर आ गई। x माइनस 6 को आप रफ में सब्स्टिट्यूट करते हो 0 के इक्वल, तो x माइनस 6 से वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 6। तो बेटा आपके ये जो 3 पॉइंट निकल के आए हैं 4, 5, 6, ये करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू है। ये करस्पॉन्डिंग वो x की वैल्यूज हैं जिन पे ये फैक्टर्स के रूट्स क्या लो, ये फैक्टर्स के रूट्स है हमारे यहां पर, राइट। इनको हमने नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। प्लॉट करने के बाद हम यूज करते हैं इसमें वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड जिन्होंने नहीं सुना है, नहीं समझा है, उनके लिए मैं थोड़ा सा मेथड रिपीट कर रहा हूं। अब क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद हम वेवी कर्व मेथड डायरेक्टली अप्लाई करने जा रहे हैं। वेवी कर्व मेथड क्या कहता है मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। वेवी कर्व मेथड अप्लाई करने के लिए कंडीशन तो ये है पहले तो कि जो फैक्टर्स हैं चल रहे हैं आपके, इन फैक्टर्स की पावर को देखना पड़ता है। ये सारे फैक्टर्स की पावर सिंगल पॉइंट है कि डबल पॉइंट। सिंगल पॉइंट का मतलब होता है सारे फैक्टर्स की पावर ऑड आ रही है क्या, सारे फैक्टर्स की पावर ऑड आ रही है क्या, उसको तो कहते हैं सिंगल पॉइंट होना। और इन फैक्टर में से किसी की भी पावर यदि इवन आ गई, इन फैक्टर में से यदि किसी भी एक फैक्टर की पावर इवन आ गई तो उसको कहेंगे हम डबल पॉइंट। डबल पॉइंट का मतलब जिस फैक्टर के कारण ऊपर पावर इवन आ रही है उसके कारण जो x की करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलेगी उस पॉइंट पे फिर साइन चेंज नहीं होगा। इनमें से यदि कोई भी पॉइंट डबल पॉइंट आ गया, डबल पॉइंट का मतलब समझ गए ना, उस फैक्टर के ऊपर इवन पावर आना। डबल पॉइंट का मतलब होता है उस फैक्टर के ऊपर इवन पावर आना, या फिर वो फैक्टर मॉडुलस के अंदर आना, मॉडुलस के अंदर आना। तो उस पॉइंट के कारण नंबर लाइन पे दोनों साइड बेटा साइन चेंज नहीं होता है। ये कंसेप्ट होता है वेवी कर्व मेथड में। तो अभी हम हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। हर फैक्टर की पावर यदि हम देखें, यहां पर हर फैक्टर की पावर देखें तो हर फैक्टर की पावर ऑड है, यानी सारे के सारे फैक्टर्स को हम क्या कह सकते हैं, सिंगल पॉइंट कह सकते हैं। सिंगल पॉइंट यानी हर पॉइंट के आगे पीछे नंबर लाइन पे साइन क्या होगा, चेंज होगा।
दूसरी कंडीशन बेबीकर मेथड के लिए अप्लाई करने के लिए एक कंडीशन और है, x के सारे कोफिशिएंट्स को पॉजिटिव बना के रखना हमेशा। x के सारे कोफिशिएंट्स को हमेशा पॉजिटिव बना के रखना। यदि ऑलरेडी है तो बहुत अच्छी बात है, यदि किसी भी कोफिशिएंट की x का कोफिशिएंट नेगेटिव आ रहा है तो उसमें से माइनस साइन को कॉमन निकाल के पहले राइट साइड में ट्रांसफर कर दो, उसके बाद बेबीकर मेथड अप्लाई करना स्टार्ट करना। तो फाइनली हमने यहां पर नंबर लाइन को प्लॉट कर दिया है। अब साइन बेबीकर मेथड ये कहता है यदि सारे फैक्टर्स की पावर ऑड है, x का कोएफिशिएंट्स भी सारे पॉजिटिव है, तो उस केस में राइट साइड से आप साइन लगाना स्टार्ट करो, प्लस माइनस। राइट साइड से साइन प्लस से ही स्टार्ट होगा और साइन अल्टरनेट चलेंगे। अल्टरनेट क्यों चलेंगे उसका रीजन मैंने दे दिया है। साइन अल्टरनेट तब चलेंगे जब सारे फैक्टर्स क्या चल रहे हैं, सिंगल पॉइंट का मतलब सभी की पावर क्या है, ऑड। अब फाइनली आंसर देखो इसका, जब ये इनइक्वालिटी के हमें कौन से पॉइंट चाहिए, इनइक्वालिटी से हमें x की करस्पॉन्डिंग वो वैल्यू चाहिए जिसके कारण आंसर क्या आ रहा है बेटा, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ग्रेटर देन 0। तो आपके करस्पॉन्डिंग जो 3 पॉइंट्स निकल के आए हैं 4, 5, 6, आपके करस्पॉन्डिंग जो 3 पॉइंट्स निकल के आए हैं 4, 5, 6, इन्होंने नंबर लाइन कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इंटरवल, सेकंड इंटरवल, थर्ड इंटरवल, फोर्थ इंटरवल। इस पॉइंट को कहेंगे माइनस इंफिनिटी, इस पॉइंट को कहेंगे प्लस इंफिनिटी। तो फाइनली आपकी नंबर लाइन 4 इंटरवल्स में डिवाइड हो चुकी है। फाइनली आपकी नंबर लाइन 4 इंटरवल्स में डिवाइड हो गई। अब हमें इनइक्वालिटी के लिए सेटिस्फाई होने के लिए, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई होने के लिए वो इंटरवल सिलेक्ट करने हैं जिसमें साइन स्कीम मेथड के कारण साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव साइन आ रहा है। तो पॉजिटिव साइन का इंटरवल देखो क्या आ रहा है, 4 से 5 और 6 से इंफिनिटी, 4 से 5 और 6 से इंफिनिटी। तो फाइनली बेटा इस इनइक्वालिटी का आपके पास आंसर आ रहा है x बिलोंग्स टू 4 से 5 ओपन इंटरवल यूनियन 6 से इंफिनिटी। ये आपका फर्स्ट फंक्शन का आंसर आ गया। इक्वेशन इसको बना दो इक्वेशन फर्स्ट। आपके पास फर्स्ट इनइक्वालिटी का आंसर करस्पॉन्डिंग आंसर निकल के आ गया। यहां पर इनको ओपन इंटरवल में रखना है। ओपन इंटरवल में इसलिए रखना है क्योंकि यहां पर सिर्फ साइन ग्रेटर देन 0 चल रहा है। एक बात का और ध्यान रखना, किसी भी इनइक्वालिटी को जब आप सॉल्व करोगे तो डिनोमिनेटर का जो रूट होगा, डिनोमिनेटर का जो भी रूट होगा उसको कभी भी क्लोज इंटरवल में नहीं रखना है। हमें डिनोमिनेटर के रूट्स को हमें कभी भी क्लोज इंटरवल में नहीं रखना है। क्लियर है? चलिए, तो फर्स्ट ये जो पहला फंक्शन दे रखा है f1x फंक्शन, इसको हमने f1x फंक्शन माना, इसकी हमने डोमेन निकाल दी फर्स्ट इक्वेशन कि ये वाला f1x फंक्शन आपका सिर्फ और सिर्फ तभी डिफाइंड होगा जब x की वैल्यू 4 से 5 में चलेगी। यूनियन का मतलब x का आंसर इस इंटरवल में भी हो सकता है और x का आंसर आपका इस इंटरवल में भी हो सकता है। तो f1x फंक्शन की तो बात होगी। अब आओ बेटा f2x फंक्शन पे देखो। f2x फंक्शन को क्या सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट है? नहीं है। f2x फंक्शन की डोमेन निकालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? रीजन सुनो। आपका जो f2x फंक्शन लिखा हुआ है यहां पर क्यूब रूट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? क्यूब रूट। तो क्यूब रूट को हम कैसे लिख सकते हैं? ब्रैकेट लगा के पावर 1/3 लिख सकते हैं। रूट को, क्यूब रूट को हम ऐसे लिख सकते हैं ब्रैकेट लगा के 1/3। और आपको पता है क्यूब रूट फंक्शन जो अभी मैंने पढ़ाया था, इर्रेशनल रूट्स का टॉपिक, जो मैंने अपने स्टैंडर्ड फंक्शंस के अंदर टॉपिक डिस्कस किया था स्टैंडर्ड फंक्शंस के अंदर, उसमें मैंने अभी बताया था कि जो क्यूब रूट फंक्शन होता है, ऑड रूट के जो फंक्शंस होते हैं, ऑड रूट के हमारे जो भी फंक्शंस होते हैं, हमारे ऑड रूट्स के फंक्शंस, हमारे ऑड रूट के जो भी फंक्शंस होते हैं, हमारे ऑड रूट्स के सभी फंक्शंस सारे x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए डिफाइंड होते हैं। अभी मैंने स्टैंडर्ड फंक्शंस में डिस्कस किया था। तो यहां पर x की आप करस्पॉन्डिंग वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, नेगेटिव पुट कर लो, पॉजिटिव पुट कर लो, अंदर का आंसर यदि नेगेटिव हो भी गया फिर भी क्यूब रूट ऑड रूट होने के कारण वो फंक्शन क्या रहेगा? डिफाइंड रहेगा। तो f2x फंक्शन की डोमेन आएगी, डोमेन ऑफ f2x फंक्शन इज इक्वल टू रियल नंबर। ये सेकंड इक्वेशन आ गई आपकी। जो आपकी सेकंड इक्वेशन आई है, सेकंड इक्वेशन जो सेकंड फंक्शन आ रहा है f2x फंक्शन, उस f2x फंक्शन की जो फाइनली हमारे पास डोमेन आई है, वो फाइनल डोमेन आई है ऑल रियल नंबर। तो हो गया बेटा क्वेश्चन कंप्लीट। अब f1x फंक्शन की डोमेन हमने ऑलरेडी निकाल ली है। f2x फंक्शन फॉर ऑल रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्यों।
तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से अब आप कॉमन आंसर सेलेक्ट करो। तो जाहिर सी बात है बेटा, जो आप कॉमन आंसर्स को सिलेक्ट करोगे तो यही आंसर आएंगे, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा रियल नंबर लाएंगे। तो पूरी रियल नंबर लाइन के ऊपर जब आप कॉमन आंसर सेलेक्ट करोगे तो फाइनल आंसर आपकी यही आएगी। तो लिखो फंक्शन की डोमेन क्या आएगी? डोमेन ऑफ फंक्शन आएगी हमारे पास 4 से 5 यूनियन 6 से इंफिनिटी, 6 से इंफिनिटी, ये फंक्शन की हमारे पास फाइनली डोमेन आएगी। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। फाइनली फंक्शन की डोमेन आएगी हमारे पास ये, और इसके साथ ही ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अपने एक क्वेश्चन हम डोमेन का ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने लेक्चर में। अपना डोमेन का सेकंड क्वेश्चन हम देख रहे हैं, रीड करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन क्या है हमारा रीड आउट करते हैं इसको हम। क्वेश्चन हमें गिवन है फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट में माइनस का लॉग बेस दे रखा बेटा 0.3, लॉगरिथम का बेस गिवन है 0.3। आर्ग्यूमेंट, लॉग का आर्ग्यूमेंट है x-1, लॉग का आर्ग्यूमेंट क्या है x-1, डिवाइडेड बाय अंडर रूट में गिवन है इक्वेशन x² + 2x + 8। ये आपका क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लेना आप साथ साथ। तो हमारी जो कंडीशन है, हमें क्वेश्चन में करना क्या है, फाइंड डोमेन। अपना डोमेन का टॉपिक चल रहा है, लगभग 60-70 क्वेश्चन अपन डोमेन पे ही डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो अपना जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन गिवन है हमें फंक्शन ऑफ x इक्वल टू अंडर रूट माइनस का लॉग 0.3 x-1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में x² + 2x + 8। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, आपको डोमेन फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन के पैटर्न को समझो, क्वेश्चन के पैटर्न पे फोकस करो। क्वेश्चन का पैटर्न में दो फंक्शन अलग अलग डिवाइड में है, आप देख सकते हो। ये स्क्वायर रूट फंक्शन एक अलग से बन रहा है, नीचे वाला डिनोमिनेटर में एक स्क्वायर रूट फंक्शन अलग से बन रहा है। ऊपर वाला स्क्वायर रूट में लोगरिथम फंक्शन दे रखा है, और नीचे में डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो करने का तरीका वही है, न्यूमरेटर की डोमेन अलग से निकालेंगे, डिनोमिनेटर को एक अलग से फंक्शन मान के इसकी डोमेन अलग से निकालेंगे, और पूरे फंक्शन की नेट डोमेन निकालने के लिए न्यूमरेटर की डोमेन और डिनोमिनेटर की फंक्शन की डोमेन का इंटरसेक्शन कर देंगे। तो सबसे पहला काम वही है। मान लीजिए लेट अस अज्यूम फंक्शन ऑफ x आपको कौन से पैटर्न में दे रखा है, फंक्शन ऑफ 1x अपॉन में f2x के पैटर्न में दे रखा है। ऐसा हमने मान लिया कि आपका जो फंक्शन है f1x अपॉन में f2x के पैटर्न में दे रखा है। तो यहाँ पर दो फंक्शन है, सबसे पहले हम f1x फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। f1x फंक्शन आपको कंडीशन गिवन है अंडर रूट में माइनस का लॉग 0.3 x-1, ये आपका सबसे फर्स्ट फंक्शन मैंने एज्यूम कर लिया। सेकंड फंक्शन दे रखा है आपको अलग से f2x फंक्शन, f2x फंक्शन अलग से दे रखा है अंडर रूट में x² + 2x + 8। ये दो फंक्शन आपको गिवन है, f1x फंक्शन और f2x फंक्शन। f1x फंक्शन और f2x फंक्शन, ये हमें दो अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं डिनोमिनेटर में, एज्यूम कर लिया हमने। अब इस पूरे फंक्शन की डोमेन कैलकुलेट करने के लिए आप f1x फंक्शन की डोमेन अलग से कैलकुलेट करेंगे, f2x फंक्शन की डोमेन अलग से कैलकुलेट करेंगे। तो सभी बच्चों को एक बात पता है, f1x फंक्शन भी स्क्वायर रूट फंक्शन आ रहा है, f2x फंक्शन भी स्क्वायर रूट फंक्शन आ रहा है। तो स्क्वायर रूट फंक्शन डिफाइंड कब होता है, ये मैंने आपको स्टैंडर्ड फंक्शन में ऑलरेडी बता दिया। कोई भी स्क्वायर रूट फंक्शन डिफाइंड तब होता है जब स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है डाटा, वो नंबर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। न्यूमरेटर के अंदर जो स्क्वायर रूट फंक्शन है, न्यूमरेटर वाला, ये न्यूमरेटर के अंदर जो स्क्वायर रूट फंक्शन दे रखा है, इसके अंदर का जो नंबर है वो ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, इक्वल टू 0 भी हो सकता है, क्योंकि बेटा न्यूमरेटर के अंदर 0 अलाउड होता है। डिनोमिनेटर में हम कभी भी 0 नहीं इक्वल लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यदि डिनोमिनेटर में 0 को हम इक्वल ले लेंगे तो वो पूरा का पूरा फंक्शन ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन लिखो, f1x is defined when f1x कब डिफाइंड होगा? f1x डिफाइंड होने का मतलब ये आपका स्क्वायर रूट जो कि न्यूमरेटर में चल रहा है, न्यूमरेटर में वो कब डिफाइंड होगा? जब इस स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर लिखा हुआ है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमारी कंडीशन आ गई, इट इंप्लाइज माइनस का लॉग 0.3 x-1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबसे पहले f1x फंक्शन को डिफाइंड करेंगे। तो आपका f1x फंक्शन डिफाइंड तब होगा
जब स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है पूरा का पूरा, ये जो आर्ग्यूमेंट मान सकते हैं x, इस पूरे को x पढ़ सकते हैं, ये आपका जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो हमने कंडीशन बना ली है, सबसे फर्स्ट कंडीशन। सॉल्व करो इसको, सभी स्टूडेंट अब सॉल्व करते हैं इसको। माइनस साइन को सबसे पहले आप राइट साइड में ट्रांसफर कर दो। माइनस साइन को जैसे ही आप राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो इनइक्वालिटी का रूल है, इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। तो अपने पास कंडीशन आ गई, log 0.3 x - 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। इस माइनस साइन को मैंने राइट साइड में ट्रांसफर कर दिया है। ये माइनस साइन यहां पर मान लो मल्टीप्लाई में, अगर आप डिवाइड में भेजोगे तो इनइक्वालिटी का जो साइन है बेटा वो चेंज हो जाएगा। यदि ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू में बदल जाएगा, और यदि लेस देन इक्वल टू का साइन है तो ग्रेटर देन इक्वल टू में चेंज हो जाएगा। राइट, ओके। अब यहां पर बेस को फोकस करो। यहां पर अब स्टैंडर्ड फंक्शन की इनइक्वालिटी की डेफिनेशन लग रही है। इसमें यहां पर स्टैंडर्ड फंक्शन की इनइक्वालिटी की डेफिनेशन लग रही है। लॉग जब यहां से रिमूव होगा, लॉग की डेफिनेशन इनइक्वालिटी की मैंने जो अभी स्टैंडर्ड फंक्शन में आपसे डिस्कस की थी, लॉग जब यहां से रिमूव होगा तो इधर जाके बेटा ये बेस की पावर बन जाएगा, इधर जाके ये बेस की पावर बन जाएगा। लेकिन ये इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी लगाने के लिए मैंने आपको लॉग में दो कंडीशंस बताई थी स्टैंडर्ड फंक्शंस में। पहले हम बेस को चेक करेंगे कि बेस 1 से बड़ा है कि बेस 1 से छोटा है। यदि आपका बेस 1 से बड़ा हुआ, उस केस में ये बेस जब उधर जाएगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। और बेस यदि 1 से छोटा है, उस केस में इसको आप बेस उधर जाके बेस की पावर में भेजोगे, इस नंबर को बेस की पावर में कन्वर्ट करोगे, तो उस केस में इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो क्लियरली हम देख सकते हैं बेटा, आपका बेस यहां पर 1 से छोटा है बट ग्रेटर देन 0 है। तो इसको लॉग को जब मैं यहां से रिमूव करूंगा तो क्या बन जाएगा, आपके पास डाटा आएगा x - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.3 की पावर 0। इट इंप्लाइज x - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये रिजल्ट आ गया। इनइक्वालिटी का यहां पर साइन चेंज हो गया है, लेस देन इक्वल टू साइन ग्रेटर देन इक्वल टू साइन में कन्वर्ट हो गया है। क्यों कन्वर्ट हो गया, क्योंकि लॉगरिथम की डेफिनेशन यहां पर लगी, बेस उधर जाके ये नंबर बेस की पावर में कन्वर्ट हुआ। नंबर क्योंकि 1 से छोटा था तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। यदि नंबर ये 1 से, यदि हमारा बेस 1 से बड़ा होता, उस केस में इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। तो ये छोटी छोटी सी कंडीशन है लॉगरिथम की जो आपको रिमेंबर रखनी है डोमेन रेंज की क्वेश्चंस सॉल्व आउट करने के लिए। राइट, ओके। तो फाइनली बेटा यहां से अपना आंसर आ रहा है x - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 ऐड आउट, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये फर्स्ट कंडीशन आ गई, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो f1x फंक्शन की आपकी डोमेन आ गई, f1x फंक्शन की डोमेन आ गई। डोमेन f1x इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी, 2 क्लोज इंफिनिटी ओपन। ये आपकी सबसे पहले f1x फंक्शन की डोमेन निकल के आ रही है। f1x फंक्शन सबसे पहला फंक्शन जो न्यूमरेटर में फंक्शन हमने माना है, इस फंक्शन को f1x फंक्शन, हमने सबसे पहले इस फंक्शन की डोमेन फाइनली डोमेन कैलकुलेट कर ली। अब आपका अलग से देखो f2x फंक्शन, आपने इस फंक्शन को f2x फंक्शन मान रखा है, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को आपने अलग से f2x फंक्शन मान रखा है। तो इसमें भी वही कंडीशन लगेगी, स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। लेकिन आपका f2x फंक्शन क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर आ रहा है, डिनोमिनेटर में, तो अंदर वाला जो नंबर है वो कभी भी 0 के अंदर 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो फाइनली f2x फंक्शन कब डिफाइंड होगा, लिखते हैं f2x फंक्शन इज डिफाइंड, f2x फंक्शन इज डिफाइंड, f2x फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन, f2x function is defined when x square plus 2x plus 8 is always greater than 0। आपका f2x फंक्शन तब डिफाइंड होगा जब आपका स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर आ रहा है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 चलेगा, ग्रेटर देन 0 चलेगा। तो क्योंकि आपका स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर आ रहा है वो हमेशा जब ग्रेटर देन 0 चलेगा तभी आपका स्क्वायर रूट फंक्शन क्या होगा बेटा, डिफाइंड होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो आपको रिमेंबर रखना है। क्लियर है? अब ये देखो, f2x फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए, ये कंडीशन है f2x फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए। अब आप लोग ये देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन
0 से बड़ी कब होगी? इसके फैक्टर हो तो फैक्टराइज कर लो। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेटा इनइक्वालिटी को सॉल्व करने से पहले, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इनइक्वालिटी को सॉल्व करने से पहले आप उसका डी चेक कर लिया करो, डिस्क्रिमिनेंट। आप देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट डी, बी स्क्वायर 4 माइनस 4 8 32 नेगेटिव आ रहा है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कैपिटल डी लेस देन 0 है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाता है तो या तो वो इक्वेशन हमेशा बेटा 0 से अबव जवाब देगी, आंसर आएगा। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रेंज आएगी वो या तो 0 से इन्फिनिटी आएगी या फिर माइनस इन्फिनिटी 0। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? अपवर्ड पैराबोला बनेगा। इसका ग्राफ कैसा बनेगा बेटा? अपवर्ड पैराबोला बनेगा और एक्स एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगा। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कारण d लेस देन 0 आ रहा है, तो इसका ग्राफ अपवर्ड पैराबोला बनेगा हमेशा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि इस इनइक्वालिटी को जब हम 0 से बड़ा पुट करेंगे तो जो आपकी x की वैल्यू निकल के आएगी, यहां से x की वैल्यू निकल के आएगी x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। ये f2x फंक्शन की डोमेन आ गई, f2x फंक्शन की डोमेन आ गई। जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप ग्रेटर देन 0 पुट करोगे तो ये इनइक्वालिटी सारे रियल नंबर के लिए सेटिस्फाइड है, सारे रियल नंबर के लिए। ऐसा क्यों हुआ? रीजन मैंने बताया आपको, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट d लेस देन 0 आ रहा है और इसका ग्राफ यदि आप प्लॉट करोगे तो इसका ग्राफ अपवर्ड पैराबोला बनेगा हमेशा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। और जो रूट्स आएंगे वो रूट्स इसके इमेजिनरी होंगे, इमेजिनरी रूट्स। तो इसलिए f2x फंक्शन की जो डोमेन आई वो आई x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसको हमने दिया सेकंड इक्वेशन। अब हम अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस का कांसेप्ट यूज करेंगे। अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस का क्या कांसेप्ट होता है? जब दो अलग अलग फंक्शंस डिवाइड में हैं और एक नया फंक्शन बन रहा है, उस नए फंक्शन की आपको डोमेन कैलकुलेट करनी है, तो अलग अलग दोनों फंक्शन की आप डोमेन कैलकुलेट करो और इन दोनों की डोमेन का क्या कर दो? इंटरसेक्शन कर दो। तो बेटा आपके पास फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू आ गई है, सेकंड इक्वेशन में सेकंड फंक्शन की डोमेन आ गई है। इन दोनों की डोमेन का जब आप इंटरसेक्शन करोगे तो फाइनल आंसर लिख दो। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से जब आप कॉमन आंसर निकालोगे, कॉमन आंसर, तो फाइनली फंक्शन की डोमेन कितनी आएगी? डोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल। ये आपका क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। यानी इस फंक्शन की जो डोमेन होगी, जो डोमेन का मतलब x की वो पॉसिबल वैल्यूज जिस पे आपका फंक्शन रियल नंबर आंसर देगा, वो डोमेन आएगी 2 से इंफिनिटी। 2 क्लोज में है, इंफिनिटी ओपन में है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, राइट। अब आते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन पे। हमने 2 क्वेश्चन डोमेन के ऊपर देख लिए हैं। नाउ लेट अस कम टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन का हम डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन की सारे क्वेश्चंस की हमें फिलहाल डोमेन ही कैलकुलेट करनी है। डोमेन हम कैलकुलेट करना स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले हम देखते हैं कि फंक्शन कैसा दे रखा है। जो हमें फंक्शन गिवन है, ये फंक्शन बेटा लोगैरिथम फंक्शन है। लोगैरिथम फंक्शंस को किसी भी फंक्शन की डोमेन निकालने से पहले मैंने पहले ही कहा आपको, पहले विजुअलाइज करो। सबसे पहले आप लोग विजुअलाइज करो कि वो कौन सा स्टैंडर्ड फंक्शन बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे बेटा क्वेश्चन में, कंडीशन को ऑपरेट करेंगे, राइट। तो आपको जो फंक्शन दे रखा है ये फंक्शन लोगैरिथम फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? लोगैरिथम फंक्शन है। अब यहाँ पर एक ही फंक्शन है, खाली मल्टीप्लाई में कोई 2 फंक्शन नहीं चल रहे, प्लस में कोई नहीं चल रहे, एक अकेला फंक्शन है। 2 फंक्शन का कंपोजिशन चल रहा है जरूर। लोगैरिथम का लोगैरिथम के साथ ही आप देख सकते हैं एक नया फंक्शन के साथ एक प्रकार से ऐसा लग रहा है कि कंपोजिशन चल रहा है, कंपोजिशन। तो इसके अंदर आपका मेन फंक्शन, क्योंकि लोगैरिथम फंक्शन है जिसका बेस 1/2 है, ये पूरा का पूरा बेटा इस लॉग के लिए ये पूरा का पूरा ब्रैकेट किसका काम कर रहा है? नंबर का काम कर रहा है, आर्ग्यूमेंट का काम कर रहा है, आर्ग्यूमेंट का। लॉग का जो नंबर होता है, नंबर, उसी नंबर को हम आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हैं, राइट। तो यहां पर यदि आप देखो तो इस ब्रैकेट के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा इस वाले लॉग के लिए किसका काम कर रहा है? बाहर वाले लॉग के लिए नंबर या फिर आर्ग्यूमेंट का काम कर रहा है। और सभी बच्चों को पता है कि लोगैरिथम फंक्शन कब डिफाइंड होता है। लोगैरिथम फंक्शन कब डिफाइंड होता है? लोगैरिथम फंक्शन आपका तब डिफाइंड होता है
जब लॉग के अंदर जो आर्ग्यूमेंट चलता है, लॉग के अंदर जो पूरा का पूरा आर्ग्यूमेंट चलता है, वो आर्ग्यूमेंट हमेशा आपका 0 से बड़ा होना चाहिए। आर्ग्यूमेंट नंबर कैसा होना चाहिए, मैंने स्टैंडर्ड फंक्शन में बताया था, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो लगाते हैं कंडीशन सिंपली। देखिए कंडीशन, फंक्शन ऑफ एक्स इज डिफाइंड, फंक्शन ऑफ एक्स इज डिफाइंड ओनली, फंक्शन ऑफ एक्स इज डिफाइंड ओनली व्हेन, फंक्शन ऑफ एक्स कब डिफाइंड होगा, जब लोगरिथम, बाहर मेन फंक्शन क्या चल रहा है, बाहर आपका मेन फंक्शन चल रहा है लोगरिथम फंक्शन, लोगरिथम फंक्शन। तो फंक्शन ऑफ एक्स को डिफाइंड होने के लिए ये लोगरिथम फंक्शन को डिफाइंड होना पड़ेगा। और ये लोगरिथम फंक्शन कब डिफाइंड होगा, जब इसका ब्रैकेट का जो आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट नंबर, वो हमेशा क्या आएगा, 0 से बड़ा आएगा। तो लगाओ बेटा केस, इट इंप्लाइज, इस ब्रैकेट के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है log 2 1 प्लस 1 अपॉन में x की पावर 4, ये नंबर हमेशा आपका 0 से बड़ा होना चाहिए। ये फर्स्ट केस है। ये log का जो मेन ब्रैकेट का पूरा अंदर का आर्ग्यूमेंट बन रहा है, ये हमेशा 0 से ग्रेटर होना चाहिए। सबसे पहले हम फर्स्ट केस बना रहे हैं, सेकंड केस हम बाद में देखेंगे। सेकंड केस एक और भी बन सकता है कि सर यहां पर भी तो log आ रहा है, log का ये इतना भी तो आर्ग्यूमेंट बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है बेटा। ये भी केस हम देंगे सेकंड केस के अंदर, ये log आ रहा है दोबारा, फिर log के अंदर ये भी आर्ग्यूमेंट बन रहा है। तो ये वाला log डिफाइंड होने के लिए फिर हम सेकंड केस में लेंगे कि ये वाला अंदर वाला आर्ग्यूमेंट भी क्या होना चाहिए, 0 से हमेशा बड़ा होना चाहिए। वो अपन सेकंड केस में बनाएंगे, पहले हम फर्स्ट केस बनाएंगे, फिर सेकंड केस चेक करेंगे। तो फर्स्ट केस आपका आ गया, इसको सॉल्व करते हैं। यहां से कंडीशन आ रही है log 2 1 प्लस 1 अपॉन में x की पावर 4 माइनस 1 को उधर भेज देंगे, इट विल बिकम प्लस 1। लॉगरिथम की बेटा इनइक्वालिटी, मैंने कहा था स्टैंडर्ड फंक्शन में हर जगह लॉगरिथम की इनइक्वालिटीज की जो मैंने डेफिनेशन बताई थी स्टैंडर्ड फंक्शन में, वो हर जगह आपकी काम आएगी। दोबारा वो डेफिनेशन काम आ रही है लॉगरिथम की इनइक्वालिटी की। लॉगरिथम को जब यहां से रिमूव करेंगे तो उधर जाके ये बेस की पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये नंबर बेस की पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखना सिर्फ दो बात है कि इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा या नहीं होगा। तो आपको क्लियर है, बेस को देखो, आपका बेस यहां पर 1 से बड़ा चल रहा है, और जब बेस 1 से ग्रेटर होता है तो मैंने बताया था इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। तो फाइनली आपके पास कंक्लूजन आया 1 प्लस 1 अपॉन में रूट एक्स की पावर 4, रूट एक्स की पावर 4 ये उस ट्रांसफर हो जाएगा इज ग्रेटर देन 2 की पावर 1। जब लॉगरिथम रिमूव होता है तो लॉग की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये नंबर उधर जाके बेस की पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये नंबर बेस की पावर में आ जाएगा, राइट। तो 2 की पावर 1 बेटा 2 ही होता है, इसका कोई मतलब नहीं लिखने का, 2 की पावर 1 2 ही होता है। तो फाइनली यहां से आंसर आ रहा है अपने पास 1 अपॉन में रूट एक्स की पावर 4, 1 उधर चला जाएगा, इज ग्रेटर देन 1, 2 माइनस 1 1 इज ग्रेटर देन 1। क्लियर है ये बात, इज ग्रेटर देन 1। अब देखो यहां से बेटा कंक्लूजन क्या आ रहा है, ध्यान से समझना। नीचे वाले नंबर को देखो, सब बच्चे नीचे वाले नंबर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करना। नीचे वाले नंबर को, नीचे वाला नंबर आपका हमेशा पॉजिटिव है, रूट एक्स की पावर 4। मैंने बताया था ना, जब भी इवन रूट होगा तो वो डाटा हमेशा क्या देता है, उसकी रेंज क्या आती है 0 से इन्फिनिटी। जब भी हमारा किसी एक्स के ऊपर इवन रूट लगा हुआ है, इवन रूट 1/4 1/6 1/8, जब भी इवन रूट होता है तो मैंने आपको स्टैंडर्ड फंक्शन में उसकी रेंज लिखवाई थी, उसकी रेंज क्या आती है 0 से इन्फिनिटी आती है। ये बात मैं आपको लिखवा चुका हूं। इसका मतलब क्या है बेटा, ये नंबर तो आपका हमेशा क्या है पॉजिटिव, ये नंबर हमेशा क्या है आपका पॉजिटिव। तो यहां से जो कंडीशन आएगी तुम्हारे पास, ये नंबर क्योंकि हमेशा पॉजिटिव है तो इसको आप उधर ट्रांसफर कर सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है, आप इसको उधर ट्रांसफर कर सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो यहां पर आपकी जो कंडीशन आ रही है वो कंडीशन आ गई थी 1 प्लस 1 अपॉन में इवन रूट ऑफ 4 ग्रेटर देन 2, दैट इज ओके। हमने ये कंडीशन देख ली थी 1 अपॉन में रूट एक्स की पावर 4 इज ग्रेटर देन 1, ये भी हमने कंडीशन देख ली थी। अब देखो एक बात तो 100% फिक्स है, यहां पर x का इवन रूट काम में आ रहा है, इवन रूट 1/4 काम में आ रहा है। आपको स्टैंडर्ड फंक्शन के अंदर मैंने ये कंडीशन पहले एक्सप्लेन कर दी थी, आपको इस स्टैंडर्ड फंक्शन के अंदर मैंने ये कंडीशन पहले ही एक्सप्लेन कर दी थी कि इवन रूट जब भी होगा, इवन रूट, तो उसके अंदर जो x लिखा हुआ है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो बेटा यहां से एक बात तो 100% फिक्स हो गई, ये लिख दो x शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। डोमेन की एक बात तो 100% फिक्स हो गई है कि
x हमेशा 0 से बड़ा चलेगा। क्यों चलेगा? कारण मैंने बताया, क्योंकि इवन रूट चल रहा है, फोर्थ रूट। जब स्टैंडर्ड फंक्शन में हमने डिस्कस किया था टॉपिक, जब भी इवन रूट चलेंगे तो x कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, क्योंकि यदि x नेगेटिव आ गया तो वो इमेजिनरी कंडीशन दे देगा, और फंक्शन हम रियल सिस्टम में पढ़ रहे हैं, इमेजिनरी में नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए x इवन रूट होने के कारण 0 से बड़ा चलेगा, ये बात 100% फिक्स हो गई। अब देखो बेटा, यहां से आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करना है, तो क्लियरली देखो x की वैल्यू जब 0 से बड़ी होगी, ये बात श्योर है, और ये x की वैल्यू जब 0 से बड़ी होगी, ये बात श्योर है। तो x की वैल्यू जब 0 से बड़ी होगी तो 1 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है। जब x की वैल्यू आप 0 से बड़ी पुट करोगे यहां पर, तो आपका डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, और जब कोई क्वांटिटी डिनोमिनेटर में 100% पॉजिटिव है, ये बात पता है हमें, उस केस में हम इसको राइट साइड में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखना, हम इनइक्वालिटी में कभी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना अलाउड नहीं होता, ये बात हम कहते हैं डेफिनेटली इनइक्वालिटीज के अंदर। लेकिन जब 100% ये बात डिसाइडेड है कि आपका डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो बेटा पॉजिटिव क्वांटिटी को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये बात अलाउड होता है इनइक्वालिटी में। तो फाइनली क्योंकि x की वैल्यू 0 से बड़ी है, ये बात प्रूव्ड है, इवन रूट होने के कारण डोमेन में हम ये लेंगे कि x ग्रेटर देन 0 है, तो इसको हम राइट साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कंडीशन आ गई आपके पास, ये इधर जैसे जाएगा, रूट x की पावर 4 इज लेस देन 1, रूट x की पावर 4, ये फोर्थ रूट है x, फोर्थ रूट ऑफ x, ये आ गया 1 लेस देन 1। दोनों साइड आप 4 पावर जैसे ऑपरेट करोगे, इसको आप स्टूडेंट्स को समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, इसी कंडीशन को बच्चा क्या लिख सकता है, इसको लिख सकता है x की पावर 1/4 इज लेस देन 1, ऐसा लिख सकता है, राइट है। तो यहां से स्टूडेंट का फाइनल आंसर आएगा, दोनों साइड जैसे फोर्थ रूट ले लेगा, 4 पावर ऑपरेट कर लेगा दोनों साइड, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों साइड अपन 4 पावर ऑपरेट कर सकते हैं, अलाउड है। तो यहां से फाइनल आंसर आ रहा है स्टूडेंट का x इज लेस देन 1, ये आंसर आ गया। फिलहाल ये एक केस कंप्लीट हुआ है। लोगैरिथम को डिफाइंड होने के लिए, लोगैरिथम को डिफाइंड होने के लिए इसका आर्गुमेंट जो है 0 से बड़ा होना चाहिए था, ये लोगैरिथम की डेफिनेशन है, वो हमने पुट की, पूरी इनइक्वालिटी को हमने सॉल्व किया, फाइनली कंडीशन आई x 1 से छोटा होना चाहिए, और यहां पर बता रखा है x 0 से बड़ा होना चाहिए। तो आपका इन दोनों आंसर को मिला के, इन दोनों आंसर को मिला के फर्स्ट जो कंक्लूजन निकला, फर्स्ट कंक्लूजन निकला कि x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। अभी हमारा ये कंक्लूजन निकल के आया है कि x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। अब फाइनली हमारा जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है, मैं राइट साइड में लिख रहा हूं, यहां से कंक्लूजन निकल के आ रहा है x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, ये हमारा कंक्लूजन निकल गया है। दोनों केसेस में, दोनों केसेस के अंदर हमने देखा, यहां पर कंडीशन गिवन थी x ग्रेटर देन 0, यहां पर कंडीशन निकल के आई है x लेस देन 1। तो दोनों केसेस को हम जब इन्वॉल्व करते हैं तो फाइनल कंक्लूजन निकला x ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। अब एक केस हमारा पेंडिंग, अभी भी हमें एक केस को और चेक करना है, तो एक केस को हम और चेक करने जा रहे हैं साइड बाय साइड, एक केस को और चेक कर। तो बेटा सेकेंड केस को चेक करने जा रहे हैं। लोगैरिथम के अंदर हमें यहां पर 2 केसेस दे रखे हैं, आप क्लियरली देखिए, इस वाले लोगैरिथम को डिफाइंड होने के लिए चाहिए ये पूरा आर्गुमेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था, वो मैंने ग्रेटर देन 0 पुट किया, पूरी इनइक्वालिटी को आपको तरीके से मैंने समझा दिया है, तो उससे फाइनल कंक्लूजन निकला x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। ये तो अभी बात हुई। अब कोई एक चीज और हो रही है, देखो इनइक्वालिटी के अंदर एक डाटा और आ रहा है, इस वाले लोगैरिथम को डिफाइंड होने के लिए, इस वाले लोगैरिथम को डिफाइंड होने के लिए पूरा आर्गुमेंट हमने 0 से ग्रेटर पुट किया, पूरी इनइक्वालिटी को सॉल्व किया, दैट इज ओके, दैट इज ओके। बट यहां पर देखो, इस वाले लोगैरिथम को डिफाइंड होने के लिए भी तो इसका आर्गुमेंट भी तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये तो ब्रैकेट में चल रहा है आपके पास, ये इतना इतना तो बेटा ओपन ब्रैकेट में चल रहा है, log 2 का ये ब्रैकेट आर्गुमेंट बन रहा है। तो एक केस और बढ़ेगा इसमें, सेकंड केस और हमें बना के चेक करना पड़ेगा कि उसकी पॉसिबिलिटी क्या आ रही है। हो सकता है वो पॉसिबिलिटी 1/2 से छोटी आ जाए, या हो सकता है इस इंटरवल के बाहर चली जाए, तो जो भी है हमें चेक करना पड़ेगा। तो कंडीशन है log 2, ये वाला log 2 1 + 1 अपॉन में x की पावर 4 इज डिफाइंड when 1 + 1 अपॉन में √x की पावर 4
इज ग्रेटर देन 0। ये वाला कंडीशन, इतनी कंडीशन को डिफाइंड होने के लिए ये कंडीशन नेसेसरी है कि log 2 का ये जो आर्ग्यूमेंट है, इस वाले लोगरिथम का जो आर्ग्यूमेंट है वो भी हमेशा 0 से बड़ा रहना चाहिए। तो बेटा इस कंडीशन को आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली देखो इधर। इस कंडीशन को किसी भी स्टूडेंट को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यदि आप कोई सॉल्व कर रहे हो तो दैट इज नॉट अ इशू है, सॉल्व करने का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि जब x फर्स्ट वाले केस से जब x 0 से 1 आ चुका है, ये बात फाइनली डिसाइड हो गई है। फर्स्ट वाले केस से जब आपका x 0 से 1 आ गया है, तो आप देखो ये इंटरवल इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये इंटरवल इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, 0 से 1 के बीच में आप कुछ भी पुट करोगे, ओपन इंटरवल में बात कर रहा हूं मैं, क्लोज इंटरवल में बात नहीं कर रहा हूं। x की वैल्यू आप 0 से 1 के बीच में कुछ भी पुट करोगे, x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आप कुछ भी पुट करोगे यहां पर, तो फाइनल डाटा ये तो हमेशा ही 0 से बड़ा रहेगा। इसका मतलब ये इनइक्वालिटी इस इंटरवल में तो फाइनली डिफाइंड ऑलरेडी है, तो इसको सॉल्व करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो लिखो कंडीशन, इट इंप्लाइज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से 1 ओपन इंटरवल 1 प्लस 1 अपॉन में रूट x की पावर 4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये इनइक्वालिटी इस इंटरवल के लिए ऑलरेडी डिफाइंड है, तो फिर सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है जब ऑलरेडी डिफाइंड है। तो फाइनली हम कह सकते हैं ये हमारा सेकंड केस है, ये फर्स्ट केस हमने चेक किया, तो फाइनल कंक्लूजन ये निकल रहा है बेटा कि फंक्शन की जो डोमेन निकल के आ रही है वो डोमेन 0 से 1 ओपन इंटरवल में ही रहेगी। तो फाइनली देखिए डोमेन ऑफ फंक्शन df इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू 0 से 1 ओपन इंटरवल, ये फंक्शन की हमारे पास फाइनल डोमेन आ जाएगी। तो डोमेन निकालने के लिए सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फंक्शंस के कंसेप्ट पे फोकस करना जरूरी है। 1 बाय 1 हर फंक्शन को डिफाइन करते जाओ, केसेस बनाते जाओ, एंड लास्ट में आपको सिर्फ कॉमन आंसर्स को चेक करना है कि कॉमन इंटरसेक्शन लेके फाइनल कंक्लूजन क्या निकल रहा है। तो दिस वाज आवर सेकंड फंक्शन। क्वेश्चन आपके सामने है, इफ q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर इक्वल टू 0 वेयर p इज ग्रेटर देन 0। फंक्शन आपको दे रखी है, तो बेटा आपको कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में, q स्क्वायर माइनस का 4p स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसके ऊपर स्टार लगा रहा हूं। कंसेप्ट इसके अंदर जो हम काम में लेंगे, कंसेप्ट हम जो इसके अंदर काम में लेंगे काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखना। फंक्शन ऑफ x दे रखा है आपको, लॉग ब्रैकेट में इक्वेशन लिखी हुई है px क्यूब प्लस p प्लस q ब्रैकेट क्लोज x स्क्वायर प्लस q प्लस r मल्टीप्लाई बाय x प्लस r, यानी फंक्शन क्लियरली आपको दिख रहा है लोगरिथम फंक्शन है। क्वेश्चन पे कहा गया है डोमेन फाइंड करने के लिए, फाइंड डोमेन। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। लोगरिथम फंक्शन की डोमेन निकालने के लिए सबसे पहले आपको कंडीशंस स्टैंडर्ड फंक्शन से पता ही है। लोगरिथम फंक्शन डिफाइंड तब होता है जब उसका आर्गुमेंट या फिर यूं कह लो लॉग के अंदर का जो नंबर है इट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। लॉग का जो अंदर का आर्गुमेंट है वो क्या होना चाहिए, 0 से ग्रेटर होना चाहिए हमेशा। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। लेट्स कम टू द सॉल्यूशन नाउ। लोगरिथम फंक्शन, ये जो फंक्शन आपको दे रखा है, फंक्शन आपका लोगरिथम फंक्शन है। तो लोगरिथम फंक्शन सिर्फ डिफाइंड कब होता है, लोगरिथम फंक्शन आपका डिफाइंड तब होगा जब उसका करस्पॉन्डिंग आर्गुमेंट 0 से ग्रेटर होगा। तो स्टार्ट करते हैं। फंक्शन ऑफ x इज डिफाइंड, फंक्शन ऑफ x इज डिफाइंड ओनली व्हेन कंडीशन दे रखी है, आर्गुमेंट कितना है आपका, ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है ये लॉग का आर्गुमेंट है, राइट। तो कंडीशन आ गई px क्यूब प्लस p प्लस q x स्क्वायर प्लस q प्लस r x प्लस r शुड बी ग्रेटर देन 0। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है किसी भी लोगरिथम फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए। लोगरिथम फंक्शन कब डिफाइंड होगा, लोगरिथम फंक्शन आपका तब डिफाइंड होगा जब इसका करस्पॉन्डिंग आर्गुमेंट जो है वो ग्रेटर देन 0, राइट। अब आपके सामने एक इनइक्वालिटी बन चुकी है क्यूबिक में, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्लियरली क्यूबिक पॉलिनोमियल में एक इनइक्वालिटी बन चुकी है। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की इनइक्वालिटी को हमें सॉल्व आउट करना है। सॉल्व करते हैं। px क्यूब प्लस यहां पर x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसके अंदर दो टर्म्स दे रखी है, हम इनको सेपरेट कर रहे हैं, px स्क्वायर प्लस qx स्क्वायर, राइट। इसी तरीके से q प्लस r के साथ मल्टीप्लाई में x चल रहा है, यहां पर दो टर्म्स चल रही है, इनको भी हम टर्म्स को सेपरेट कर रहे हैं। मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो हमारी qx प्लस rx
प्लस आर इज ग्रेटर देन 0, राइट। यहां पर लाइक टर्म्स कॉमन क्या निकल रही है, फर्स्ट टू टर्म्स में लाइक टर्म्स कॉमन आ रही है, px कॉमन आ गया इसके अंदर, तो टर्म्स ब्रैकेट में आ रही है, px स्क्वायर कॉमन आ रहा है। यदि आप फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म्स को ऑब्जर्व करो ध्यान से, तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में px स्क्वायर आपका कॉमन आ रहा है, तो px स्क्वायर जैसे कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में टर्म आ जाएगी x प्लस 1। सिमिलरली देखिए थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म को यदि आप ऑब्जर्व करो तो थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म में qx कॉमन निकल रहा है, qx। तो थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म में हम कॉमन निकाल रहे हैं qx, ब्रैकेट में लेफ्ट टर्म आ रही है q प्लस 1, राइट। सिमिलरली लास्ट टू टर्म्स को यदि हम ऑब्जर्व करें तो लास्ट टू टर्म में r कॉमन आ रहा है, तो r को जैसे कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में टर्म्स लेफ्ट है x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो फाइनली हमने क्यूबिक इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करके इसको ओपन जो किया है, हमने ओपन इसलिए किया है ताकि यहां पर x प्लस 1 एक कॉमन फैक्टर जो है वो बाहर आ जाए। तो आप देख सकते हैं फाइनली जो हमारे पास इनइक्वालिटी आ रही है, इस इनइक्वालिटी में x प्लस 1 जो है बेटा कॉमन निकल रहा है, तो x प्लस 1 को यहां पर कॉमन निकाल लीजिए। x प्लस 1 जैसे ही कॉमन आया तो ब्रैकेट में लेफ्ट टर्म आ रही है px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी लेफ्ट रहेगी ब्रैकेट में कॉमन निकलने के बाद। जब हम x प्लस 1 कॉमन फैक्टर जो आ रहा है x प्लस 1 में पूरी इनइक्वालिटी में से जब हमने यहां पर x प्लस 1 को कॉमन निकाल लिया तो ब्रैकेट में हमारे पास टर्म लेफ्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन px स्क्वायर प्लस qx प्लस r। अब हमारे पास इस इनइक्वालिटी में टोटल दो टर्म्स आ चुकी है। टोटल इनइक्वालिटी में कितने टर्म्स आ रही है, टोटल हमारे पास इस इनइक्वालिटी में दो टर्म्स आ रही है। x प्लस 1 एक इंडिविजुअल फैक्टर आ रहा है और सेकंड फैक्टर जो मल्टीप्लाई में आ रहा है वो आ रहा है क्वाड्रेटिक फैक्टर, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, सभी को दिख रही है। तो ये बेटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, यहां पर x प्लस 1 आ रहा है। तो हम क्या देखते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले उसके फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं, उसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं। ये आपको बताया गया है कभी भी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आई है हमारे पास, यदि कोई क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आ रही है तो सबसे पहले हम उसको फैक्टराइज करके देखते हैं कि उसके फैक्टर हो सकते हैं क्या, क्योंकि यदि फैक्टर हो गए तो इनइक्वालिटी इजीली सॉल्व हो जाती है। या फिर हम उसका डी चेक करते हैं। यहां पर क्वेश्चन में एक कंडीशन दे रखी है, ये कंडीशन q स्क्वायर माइनस 4p r इक्वल टू 0, q स्क्वायर माइनस 4p r इक्वल टू 0। तो जब क्वेश्चन में बेटा कंडीशन दे रखी है तो ये कंडीशन भी कहीं ना कहीं तो क्वेश्चन में हमें यूज लेनी है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो काम में आएगी कंडीशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज होगी या नहीं होगी, इसका नेचर कैसा आएगा, रूट्स का नेचर कैसा आएगा, इसके लिए हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अलग से रफ में डी कैलकुलेट कर रहे हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम अलग से रफ में डी कैलकुलेट कर रहे हैं साइड में। तो सबसे पहले इसको हमने इनइक्वालिटी को नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का सिर्फ इतनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर पता लगाना है, नेचर। तो इसके लिए मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर रहा हूं साइड में रफ में, डिस्क्रिमिनेंट डी हम निकाल रहे हैं, उसका आंसर आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां से डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आ रहा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का b स्क्वायर मतलब q स्क्वायर माइनस का 4pr, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमने देखा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट निकल के आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट d, वो आ रहा है q स्क्वायर माइनस 4pr। और क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में q स्क्वायर माइनस 4pr की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 0 गिवन है। इसका मतलब क्या हो गया कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल। और जब रूट्स इक्वल होते हैं उसका भी एक मतलब होता है, जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेटा रूट्स इक्वल आ जाते हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर होती है। जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमारे पास इक्वल आ जाते हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर बनती है, परफेक्ट स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं यहां पर, फाइनली हम यहां पर डाटा लिख सकते हैं, इट इंप्लाइज px स्क्वायर प्लस qx प्लस r quadratic equation is a perfect square, is a perfect square। ये बात हमने फाइनली डिसाइड हो गई है।
क्योंकि मल्टीप्लाई में इनइक्वालिटी के अंदर टोटल 2 फैक्टर आ रहे हैं, तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो चलो x+1 तो जैसा है दैट इज ओके, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने फोकस किया इसको सॉल्व करने के लिए, पूरे इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए। तो जैसे ही हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट देखा वो 0 के इक्वल आ गया। और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है, डिस्क्रिमिनेंट जब 0 के इक्वल होता है, इन दैट केस रूट्स हमारे पास इक्वल आते हैं और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसकी फॉर्मेशन करती है? परफेक्ट स्क्वायर की। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब किसी एक फैक्टर का होल स्क्वायर बन जाएगा, किसी एक फैक्टर का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहां से बेटा एक बात फाइनली डिसाइड हो गई है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो 100% ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्यों? क्योंकि जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्मेशन कर रही है, होल स्क्वायर की फॉर्मेशन कर रही है किसी फैक्टर की, तो 100% डेफिनेटली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो क्या आ रही है? ग्रेटर देन 0 आ रही है। अब आपके पास सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बच रही है, एक पॉसिबिलिटी वो ये आई, इट इंप्लाइज x+1 शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड एक कंडीशन और लिखनी है आपको, क्योंकि बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर बन रही है, होल स्क्वायर बन रही है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट निकल के आएगा वो तो इसको क्या बना देगा? 0 बना देगा। और यहां पर साइन सिर्फ ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है, इट मींस हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट जो निकल के आएगा उसको एक्सेप्ट नहीं करना। होल स्क्वायर के अंदर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो 2 इक्वल रूट्स आएंगे वो हमें यहां पर एक्सेप्ट नहीं करने हैं, क्योंकि यदि रूट पुट कर दोगे आप तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर क्या आ जाएगा? 0, और आपकी इनइक्वालिटी किसके इक्वल आ जाएगी? 0 के इक्वल, जो कि यहां पर अलाउड नहीं है। तो यहां पर बाउंडेशन है एंड x शुड बी नॉट इक्वल टू, जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल आते हैं तो उस रूट्स का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू -b/2a। जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेटा रूट्स इक्वल आते हैं तो उस टाइम पे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो इक्वल आते हैं ax² + bx + c = 0, जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके अंदर जब हमारे रूट्स इक्वल आते थे तो उसमें x की क्या वैल्यू आती थी? -b/2a। तो इसका मतलब बेटा जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्मेशन कर रही है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या आएंगे? x इज इक्वल टू -b/2a, तो -q/2p। ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकल के आएंगे, इक्वल रूट्स। तो यहां पर x की वैल्यू कभी भी इसके इक्वल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? वो डाटा आपको समझ में आ गया, क्योंकि यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्मेशन कर रही है तो ग्रेटर देन 0 तो 100% है, दैट इज ओके, लेकिन इसका जो रूट निकल के आएगा इक्वल रूट्स वो हम यहां पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो फाइनली यहां पर x की ये वैल्यू रिजेक्टेड हो गई है, राइट? इस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करते हैं तो आंसर आ रहा है x इज ग्रेटर देन -1 एंड x इज नॉट इक्वल टू -q/2p। तो यहां से फंक्शन की क्या निकल के आ रही है बेटा? डोमेन हमारे पास करस्पॉन्डिंग डोमेन निकल के आ रही है। तो इस इंटरवल को हम लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन -1, इट मींस x विल बिलोंग्स टू -1 से इंफिनिटी ओपन इंटरवल एंड x इज नॉट इक्वल टू -q/2p। ये फाइनली हमारे पास फंक्शन की डोमेन निकल कर आ गई है। ये हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का, डोमेन का। यदि अब इस आंसर को आपको रियल नंबर लाइन के अकॉर्डिंग दिखाना है, कई बार आंसर्स ऑप्शंस में हम रियल नंबर के अकॉर्डिंग सेट करते हैं, पूरी रियल नंबर में से माइनस कर देते हैं। तो इस आंसर को यदि हम रियल नंबर से लाइन के अकॉर्डिंग दिखाना चाहें तो इसी आंसर को आप दिखा सकते हो ऑल रियल नंबर माइनस इंफिनिटी से -1 क्लोज इंटरवल यूनियन -q/2p। ये भी एक तरीका है इस आंसर को दिखाने का। कई बार ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो आपका आंसर निकल के आता है, फाइनली डोमेन का जो भी आंसर निकल के आता है, तो यदि ऑप्शनल क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें कई बार आंसर इस फॉर्म में भी देकर रखता है। कई बार जो ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस आते हैं अपने पास IIT JEE मेंस में, तो एक ही आंसर का दूसरा फॉर्मेट भी देकर रखता है। तो हमने क्या किया, रियल नंबर में से टोटल रियल नंबर में से जब -∞ से -1 का सेट हटा दिया, -∞ से -1 तक का सेट हटा दिया और ये वाली वैल्यू भी रिमूव कर दी, तो बच गया क्या? डाटा हमारे पास जो लेफ्ट डाटा रहेगा वो यही तो है, x विल बिलोंग्स टू -1 से इंफिनिटी।
तो फाइनली क्वेश्चंस के ये दोनों आंसर्स पॉसिबल है, ये दोनों आंसर्स सेम आंसर से मिला है। सिर्फ लिखने का जो प्रेजेंटेशन है, पैटर्न है, क्वेश्चन को लिखने का जो पैटर्न दे रखा है वो सिर्फ अलग है। तो ये आपके फंक्शन की करस्पॉन्डिंग डोमेन निकल गई है। आपसे क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन, तो फाइनली हमारे पास फंक्शन की डोमेन निकल गई है -1 से इंफिनिटी एक्सेप्ट x should be not equal to -q/2p, राइट। तो ये आगे बेटा अपने पास फंक्शन की डोमेन। यस स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इफ डोमेन ऑफ फंक्शन इज -∞ से 0, इफ डोमेन ऑफ फंक्शन इज -∞ से 0 यहां पर क्लोज इंटरवल में है। फंक्शन की डोमेन बता रही है, कोई भी फंक्शन ऑफ x मान लीजिए, लेट अस अज्यूम फंक्शन ऑफ दे रखा है आपको f of x, फंक्शन दे रखा है कोई भी f of x। इस f of x फंक्शन की डोमेन बता रखी है -∞ से 0 यहां पर क्लोज में, -∞ ओपन में, राइट। आपसे पूछा गया क्वेश्चन में फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन f, ये f है फंक्शन, क्लोज ब्रैकेट में चल रहा है आपके पास। ये इक्वेशन दे रखी है 6 पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x का स्क्वायर, ये सिंपल है, एरो करके लिख रहा हूं मैं, पार्शियल फ्रैक्शन क्वेश्चन में पता होना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। सिंबल का मतलब 6 पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x स्क्वायर माइनस का 5 पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x प्लस 1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आपको फंक्शन की डोमेन फाइंड करनी है, लेकिन डोमेन तो फाइंड करनी है। हर क्वेश्चन में अभी तक क्या होता है, फंक्शन ऑफ x आपको अलग से देके रखता है। जैसे आप इस क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, आपको फंक्शन ऑफ x अलग से दे रखा है। तो ज्यादातर क्वेश्चन में क्या होता है, फंक्शन ऑफ x अलग से देके रख रखा है, उसके बाद आपसे डोमेन पूछता है। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। इस क्वेश्चन में आपको फंक्शन की डोमेन बताई गई है, मतलब आपको क्या गिवन है कि x की वैल्यू -∞ से 0 जाएगी तब आपका फंक्शन डिफाइंड होगा। तो सिमिलरली क्या करना है आपको, ये फंक्शन है f, वही फंक्शन है f, ये पूरा का पूरा इसके अंदर बेटा किसका काम कर रहा है, x का काम कर रहा है, x का काम कर रहा है। तो देखिए समझिए क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन कंडीशन क्या है वो हम समझते हैं। क्वेश्चन में गिवन कंडीशन ये है, फंक्शन ऑफ x इज डिफाइंड, फंक्शन ऑफ x इज डिफाइंड ओनली व्हेन x इज ग्रेटर देन -∞ बट लेस देन इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि कोई भी फंक्शन f of x है वो सिर्फ और सिर्फ तभी डिफाइंड होगा जब उसकी जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू मतलब डोमेन, x की वैल्यू इस इंटरवल में जाएगी -∞ से 0, तभी आपका फंक्शन डिफाइंड होगा। अब आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि इस फंक्शन की, एक नया फंक्शन दे रखा है कोई भी इस तरह से, इस फंक्शन की डोमेन कैलकुलेट करो। अब इस फंक्शन की आपको यदि डोमेन कैलकुलेट करना है तो f of x को समझो सबसे पहले कि ये f of x कब डिफाइंड होता है। ये f of x तब डिफाइंड होता है जब इसका ये नंबर है जो डोमेन का काम करता है x, वो आपका -∞ से 0 के अंदर इस इंटरवल में जा रहा है। सिमिलरली ये कब डिफाइंड होगा, ये वाला फंक्शन कब डिफाइंड होगा, जब ब्रैकेट के अंदर ये पूरा का पूरा किसकी तरह ट्रीट कर रहा है, x की तरह ट्रीट कर रहा है। जब ये पूरा का पूरा x यहां पर रिप्लेस हो जाएगा, जब ये पूरा का पूरा जो ब्रैकेट में दे रखा है जो डोमेन का काम कर रहा है वो आपका ये -∞ से 0 के अंदर जाएगा। तो कंडीशन देखो एक सबसे पहले, इट इंप्लाइज फंक्शन ब्रैकेट 6 पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x का स्क्वायर माइनस का 5 पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इज डिफाइंड व्हेन कब डिफाइंड होगा, जब 6 पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x का स्क्वायर माइनस का 5 पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x प्लस 1 इज लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0 बट ग्रेटर देन -∞। ये है डेफिनेशन फंक्शन की जो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपका फंक्शन ऑफ x सिर्फ और सिर्फ तभी डिफाइंड होगा जब x एलिमेंट जो डोमेन का काम कर रहा है वो एलिमेंट -∞ से 0 के अंदर इंक्लूड हो। इसी तरीके से ये फंक्शन है, ये यहां पर x की तरह बिहेव कर रहा है, पूरा डोमेन का एलिमेंट बन रहा है। तो जब ये पूरा का पूरा -∞ से 0 के अंदर इंक्लूड होगा इंटरवल में, तब जाके आपका ये वाला फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन में जो गिवन डेफिनेशन है उसको अंडरस्टैंड करना जरूरी था। चलिए अभी आपके पास सभी स्टूडेंट्स को दिख रहा है एक इनइक्वालिटी बन चुकी है बेटा, आपके पास ये एक इनइक्वालिटी बन चुकी है। इस इनइक्वालिटी को हमें फाइनली क्या करना है, सॉल्व करना है।
तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले हम केस लेके चल रहे हैं, ये राइट वाला केस कंसीडर कर लीजिए। 6 पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x का स्क्वायर माइनस का 5 पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। फैक्टराइज कीजिए इक्वेशन को। मल्टीप्लाई करने में आपको 6 चाहिए, क्लियरली दिख रहा है। ऐड करने में चाहिए -5, तो दो जो नंबर्स आ रहे हैं वो -3 और -2। तो इक्वेशन को जब हम फैक्टराइज करते हैं तो आंसर आ रहा है 6 पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x का स्क्वायर माइनस 3 partial fraction of x minus 2 partial fraction of x plus 1 is less than equal to 0. Take out the commons. 3 partial fraction of x कॉमन आ गया आपके, तो यहां पर ब्रैकेट में आ रहा है 2 partial fraction of x 2 partial fraction of x minus 1 ब्रैकेट क्लोज। यहां पर आपका माइनस साइन कॉमन आ जाएगा, तो यह ब्रैकेट में आ रहा है 2 partial fraction of x minus 1 ब्रैकेट क्लोज इज लेस देन इक्वल टू 0। ये कंडीशन आ गई आपके पास। तो फाइनली बेटा 2 partial fraction of x आपका कॉमन निकल के आ रहा है, तो कंडीशन आ रही है 2 partial fraction of x minus 1 ब्रैकेट क्लोज। सेकेंड फैक्टर आपका आ रहा है 3 partial fraction of x minus 1 ब्रैकेट क्लोज इज लेस देन इक्वल टू 0। अब किसी भी स्टूडेंट को यदि इनइक्वालिटी सॉल्व करने में बाय चांस प्रॉब्लम आए तो सिंपल कैलकुलेशंस करने के लिए हम क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x को y की तरह ट्रीट कर दो, बाद में पुट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो एक बार मैं इसका सॉल्यूशन यहां पर आपको करवा रहा हूं। फाइनली देखिए, पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x को आप y की तरह ट्रीट करिए। यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x को स्टूडेंट यहां पर y की तरह ट्रीट करिए, राइट। तो बेटा आपकी इक्वेशन आ गई है 2y minus 1 ब्रैकेट क्लोज 3y minus 1 ब्रैकेट क्लोज इज लेस देन इक्वल टू 0। फाइनली हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन गई है जिसके दो फैक्टर आ रहे हैं, क्लियर है। तो बेटा आपका यहां से आंसर निकल के आएगा, क्रिटिकल पॉइंट्स आपके दो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, 1/3 आएगा, दिख रहा है क्लियरली, दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं, 1/3 आ रहा है, एक 1/2 आ रहा है। दो नॉर्मल पॉइंट्स आपके निकल के आ रहे हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं साइन स्कीम मेथड देखने के लिए। तो बेटा आपका यहां से आंसर आ रहा है y is greater than equal to 1/3 but less than equal to 1/2। जब आप इस इनइक्वालिटी को साइन स्कीम मेथड से या नंबर लाइन बना के सॉल्व करते हैं तो आपका फाइनल आंसर आ रहा है y is greater than equal to 1/3 but less than equal to 1/2। अब y की वैल्यू तो हमें कैलकुलेट करनी नहीं, हमें डोमेन पूछा है फंक्शन की डोमेन निकालने का मतलब है x की इंटरवल फाइंड करना है कि आपका x कहां से कहां तक जा रहा है। तो y की जगह रिप्लेस कर दो पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x, पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 बट लेस देन इक्वल टू 1/2। ये कंडीशन आ गई आपके पास फाइनली। अब यहां से स्टूडेंट को लॉजिक समझना पड़ेगा, इतना तो आप इजीली कर सकते हो, यहां तक तो बेटा आप इजीली पहुंच सकते हो। कोई भी स्टूडेंट क्वेश्चन को करके डेफिनेशन किसी भी स्टूडेंट को समझ में आ गई तो जस्ट इनइक्वालिटी के अंदर जो आप कंसेप्ट यूज करते हो वो वही कंसेप्ट यूज करके आप यहां तक तो इजीली पहुंच सकते हो। अब आपको समझना है डाटा, सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट। पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x जब 1/3 से 1/2 में जाएगा तो x के क्या जनरल वैल्यूज मिलेगी, x की क्या जनरल वैल्यूज आएगी। तो बेटा यहां से x की जनरल वैल्यूज देखो क्या आएगी, x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू n प्लस 1/3 इज लेस देन इक्वल टू n प्लस 1/2। ये आपकी जनरल वैल्यूज आएगी। पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x की जो इक्वेशन आई है, व्हेन पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 बट लेस देन इक्वल टू 1/2, इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो आपके जनरल सॉल्यूशंस आएंगे, सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस वो ये आएंगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू n प्लस 1/3 और n प्लस 1/2। आपने देखा जैसे मैंने पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x को x के अंदर रिड्यूस कर दिया तो दोनों साइड n ऐड कर दिया। इसका रीजन क्या है, यहां पर n बिलोंग कर रहा है इंटीजर में। अब इसका रीजन समझते हैं बेटा। पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x हमेशा 1 से 1/2 के अंदर जाना चाहिए। पहले पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x का मतलब देख लेते हैं एक बार ओरली। पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x का मतलब होता है फ्रैक्शनल फंक्शन, यानी ये क्या कौन सी वैल्यूज देता है, पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x हमेशा डेसिमल वैल्यूज देता है और ग्रेटर इसकी रेंज क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 1। पार्शियल फ्रैक्शन की रेंज क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 1।
यानी पार्शियल फ्रैक्शन बेटा हमेशा कोई भी जो नंबर होता है, मैंने आपको बताया था, उसका जो डेसिमल पार्ट होता है वो होता है पार्शियल फ्रैक्शन। आप खुद देखो, एक एग्जांपल लेके देखो। जब n+1/3 से n+1/2 के बीच में x को मैंने बाउंड कर दिया है यहां पर, तो क्या x की वैल्यू हमेशा, पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x की वैल्यू क्या हमेशा 1/3 से 1/2 में आएगी? इसके लिए आप एक एग्जांपल देखो भाई। इंटीजर का तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। जैसे और मैंने बोला कि x बिलोंग कर रहा है 2+1/3 से लेकर 2+1/2 तक। x बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है 2+1/3 से लेकर 2+1/2 तक। तो बेटा जब उस x का पार्शियल फ्रैक्शन निकालोगे तो इंटीजर पार्ट तो 0 हो ही जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन हमेशा इंटीजर नंबर का आंसर 0 देता है, तो बचेगा क्या? 1/3 से लेकर 1/2। तो आप इसके लिए काफी एग्जांपल्स लेके देख सकते हो, और भी एग्जांपल देख सकते हो। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं समझाने के लिए मैं यहां पर आपको। मान लीजिए x आपका बिलोंग कर रहा है 3+1/3 से लेकर 3+1/2। ये मैंने एक एग्जांपल दिया आपको समझाने के लिए। भाई n यहां पर क्या चल रहा है? इंटीजर चल रहा है। क्लियर है ये बात? तो n की जगह मैंने कोई भी एक जस्ट इंटीजर ले लिया आपको कंसेप्ट समझाने के लिए। तो x की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन इक्वल टू 3+1/3 बट लेस देन इक्वल टू 3/2। ये तो x आ रहा है x। अब x का मैंने कहा पार्शियल फ्रैक्शन निकालो। क्या निकालो? x का पार्शियल फ्रैक्शन। तो बेटा जब आप x का पार्शियल फ्रैक्शन निकालोगे तीनों साइड, तो 3 के ऊपर जो डेसिमल पार्ट आ रहा है पार्शियल फ्रैक्शन का, तो वही आंसर आएगा ना 1/3। 3 के ऊपर जितना भी डेसिमल पार्ट आएगा पार्शियल फ्रैक्शन का तो उतना ही आंसर बचेगा, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन इंटीजर पार्ट का तो क्या हो जाएगा? 0। सिमिलरली राइट साइड में 3 के ऊपर जितना भी हमारा डेसिमल पार्ट आ रहा है तो पार्शियल फ्रैक्शन तो उतना ही बचेगा, बाकी इंटीजर पार्ट का तो 0 हो जाएगा। तो इसीलिए बेटा जब पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x आपका 1/3 से 1/2 के अंदर जा रहा है, उस केस में हम इस x की जो जनरल वैल्यूज लिखेंगे, x की जनरल वैल्यू लिखेंगे n+1/3 से लेकर n+1/2 तक, वेयर n बिलोंग्स टू z। आप देख सकते हो इसका जब पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x निकल के आएगा तो वो भी आपका 1/3 से 1/2 के अंदर ही इंक्लूड होगा। तो ये एक जस्ट एग्जांपल है आपको समझाने के लिए कि पार्शियल फ्रैक्शन वाली इक्वेशन से ये आंसर कैसे आया आपका। तो फाइनली फंक्शन की डोमेन आपकी ये आई। क्लियर है? चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डोमेन से रिलेटेड ये क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड डोमेन df, फाइंड डोमेन df। फंक्शन की आपको इक्वेशन दे रखी है, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू log 2x, अंडर रूट में गिवन है mod 10x प्लस 10x डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 2x। ये आपको फंक्शन गिवन है। क्वेश्चन में कहा गया है डोमेन फाइंड करो। तो बेटा डोमेन फाइंड करने के लिए जितने भी पॉसिबिलिटीज लगेंगी स्टैंडर्ड फंक्शंस की, जो इसमें पॉसिबिलिटीज लग सकती है वो हम सारी पॉसिबिलिटीज एक्सेप्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले तो कंडीशन देखो यहां पर, लॉगरिथम फंक्शन मेन फंक्शन है। फंक्शन को देखा करो कि स्टैंडर्ड फंक्शन में सबसे स्टैंडर्ड फंक्शन में कौन सा स्टैंडर्ड फंक्शन आ रहा है। तो क्लियरली दिख गया बच्चे को, स्टैंडर्ड फंक्शन में लॉगरिथम फंक्शन आ रहा है। तो जैसे बार लॉगरिथम फंक्शन दिखा तो एक बात माइंड में क्लियर हो गई कि लॉग का जो ये पूरा आर्ग्यूमेंट होगा, लॉग का ये पूरा जो आर्ग्यूमेंट होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये बात 100% डिसाइड होगी कि लॉग का ये पूरा जो ब्रैकेट का अंदर का आर्ग्यूमेंट है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। भाई अब ग्रेटर देन 0 तो होगा, आप कहोगे सर ये ग्रेटर देन 0 ही है, अंडर रूट है, अंडर रूट स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है, ये भी स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है। तो आप कहोगे सर आर्गुमेंट तो हमेशा ही ग्रेटर देन 0 है। तो बेटा जरूरी नहीं है ना ग्रेटर देन 0 है वो बात मान ली, ऐसा भी हो सकता है ना इक्वल टू 0 आ जाए, तो आर्गुमेंट तो लॉग का कभी इक्वल टू 0 भी तो नहीं हो सकता ना। तो इक्वल टू 0 वाले जो केसेस आ रहे हैं उनको हमें रिमूव करने पड़ेंगे। ग्रेटर देन 0 तो है, दैट इज ओके, स्क्वायर रूट है, तो आर्गुमेंट ऐसा देखने में लग रहा है कि ऑलमोस्ट ग्रेटर देन 0 ही आएगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कुछ वैल्यू पे इक्वल टू 0 आ जाए तो लॉगरिथम नॉट डिफाइंड हो जाएगा। जब आर्गुमेंट इक्वल टू 0 बन जाएगा जिन x की वैल्यू पे, तो उस केस में आपका लॉगरिथम नॉट डिफाइंड हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेस से स्टार्ट करते हैं। तो बेस लॉगरिथम को डिफाइंड होने के लिए बेस की दो कंडीशंस है। फर्स्ट, बेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। सेकंड कंडीशन, बेस ऑफ लॉगरिथम शुड नॉट बी इक्वल टू 1। तो फर्स्ट कंडीशन क्या आई? केस फर्स्ट कंडीशन क्या आई? 2x should be not equal to 1. It implies x should not be equal to 1/2.
ये फर्स्ट कंडीशन आ गई, इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। आपका लोगरिथम का बेस कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकता, तो फर्स्ट कंडीशन आ गई 2x शुड नॉट बी इक्वल टू 1, इट इंप्लाइज x शुड नॉट बी इक्वल टू 1/2। ठीक है। सेकंड कंडीशन, बेस शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, बेस शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो यहां से कंडीशन आ गई x शुड बी ग्रेटर देन 0, ये सेकंड कंडीशन आ गई, यानी x की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं ली जा सकती। और ये यही कंडीशन यहां से भी आपको दिख रही है, सेम यही कंडीशन इसके लिए भी वैलिड है। इस स्क्वायर रूट को, डिनोमिनेटर वाले स्क्वायर रूट को डिफाइंड होने के लिए, डिनोमिनेटर के अंदर जो स्क्वायर रूट दे रखा है इसको डिफाइंड होने के लिए डिनोमिनेटर के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर जो कंडीशन लिखी हुई है 2x, वो भी 0 से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर, तभी तो स्क्वायर रूट डिफाइंड होगा। जब आपका 2x ग्रेटर देन 0 होगा तभी तो स्क्वायर रूट डिफाइंड होगा। तो बेटा ये वाली जो कंडीशन डिफाइंड हुई है वो इसके लिए भी वैलिड होगी, वो डिनोमिनेटर के लिए भी वैलिड होगी। जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो आपका जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब हमारे पास फाइनल कंडीशन क्या आ रही है, फाइनली हमारे पास कंडीशन क्या आ रही है, न्यूमरेटर को हमें चेक करना है, न्यूमरेटर को। डिनोमिनेटर तो फाइनली डिसाइड हो गया कि डिनोमिनेटर तो 100% ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा और ग्रेटर देन 0 आ ही गया। तो लोगैरिथम का जो आर्गुमेंट है पूरा, ये जो लोगैरिथम का पूरा आर्गुमेंट है ये हमेशा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। तो थर्ड कंडीशन है। सेकंड केस हमारे पास मेन कंडीशन आ रही है, सेकंड केस में लोगैरिथम को डिफाइंड होने के लिए आर्गुमेंट हमेशा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। तो कंडीशन आ गई अंडर रूट में tan x का मॉडुलस प्लस tan x शुड बी ग्रेटर देन 0। यहां पर मैं डिनोमिनेटर को नहीं रख रहा हूं, क्यों नहीं रख रहा हूं, क्योंकि डिनोमिनेटर ऑलरेडी ग्रेटर देन 0, ये बात यहां से डिसाइड हो गई है। कई बच्चे बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे सर ने डिनोमिनेटर को यहां पर नहीं रखा, क्यों नहीं रखा, रीजन क्लियर है। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 हो गया, तो इसका मतलब सिर्फ न्यूमरेटर को चेक करना फाइनली कि न्यूमरेटर ग्रेटर देन 0 कब आएगा। तो यहां से कंडीशन आ रही है मोड tan x प्लस tan x शुड बी ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन आ गई यहां से। तो बेटा आपको मोड पे फोकस करना है, यहां पर मोड tan x पे फोकस करना है। ये पूरी की पूरी कंडीशन ग्रेटर देन 0 कब आएगी वो सोचो, एक ही पॉसिबिलिटी है सिर्फ, जब आपका tan x ग्रेटर देन 0 होगा। tan x इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, क्योंकि इक्वल टू 0 हुआ तो पूरी इनइक्वालिटी नॉट डिफाइंड हो जाएगी। tan x की वैल्यू यदि लेस देन 0 होगी तब मोड tan x माइनस tan x में खुलेगा। यदि tan x की वैल्यू लेस देन 0 हुई तो मोड tan x आपका माइनस tan x में खुलेगा, माइनस tan x प्लस tan x मिलके दोबारा 0 हो जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी भी आपकी फाइनली रिजेक्ट हो गई। यानी अब यहां से सिर्फ एक केस डिसाइड हुआ कि मोड tan x प्लस tan x ग्रेटर देन 0 तब आएगा when tan x is greater than 0, ये कंडीशन आ गई यहां से फाइनली। मोड tan x प्लस tan x ग्रेटर देन 0 तब आएगा जब tan x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। तो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी आई है, डायरेक्टली आप चेक कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप हर चीज को ओपन करके देखो। चलिए अब बात करते हैं, tan x की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन 0। तो बेटा tan x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कब होती है, उस पर फोकस करो। tan x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कब आती है, कौन कौन से क्वाड्रेंट में आती है, आइदर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट और आइदर इन द थर्ड क्वाड्रेंट। tan x is greater than 0 only in the two quadrants, either in the first quadrant or in the third quadrant. It implies, यहां पर रिजल्ट आता है when tan x is greater than 0, it implies x either belongs to 0 से pi, 0 से pi by 2 open interval, union pi से 3 pi by 2 open interval, right? 0 को इंक्लूड करेंगे नहीं, pi को इंक्लूड करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि tan 0 और tan pi पे वैल्यू 0 आएगी। हमें 0 और pi पुट करने पे ये आर्गुमेंट 0 बन जाएगा, इसलिए 0 पुट नहीं कर सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते, pi भी एक्सेप्ट कर नहीं सकते। 3 pi by 2 पे tan फंक्शन ऑलरेडी नॉट डिफाइंड होता है और 0 और pi इंक्लूड कर नहीं सकते, और pi by 2 और 3 pi by 2 इन दोनों पॉइंट पे आपका tan फंक्शन नॉट डिफाइंड होता है। तो फाइनली एक्सेप्ट क्या करेंगे, 0 से pi by 2 और pi से 3 pi by 2। समझ में आई मेरी बात। अब देखो फाइनली आंसर, डाटा में फोकस करो, फाइनली क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ रही है। x की वैल्यू 1/2 नहीं आ सकती, x की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी, सारी कंडीशंस ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x की वैल्यू
1/2 के इक्वल नहीं आ सकती है, x की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी, ठीक है भाई, कोई इशू नहीं है। तो इसमें से 1/2 को एक तो आपको रिमूव करना पड़ेगा, बीच में 0 से π/2 तक आप जाओगे तो 1/2 पॉइंट आएगा, एक पॉइंट आपको ये रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि 0 से π/2 में 1/2 पॉइंट इसमें इंक्लूडेड है, उसको आपको रिमूव करना ही पड़ेगा। तो फाइनली जब हम सॉल्यूशंस कैलकुलेट करते हैं तो हम जनरल सॉल्यूशंस पे फोकस करते हैं, या आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। तो यहां से ये आंसर आ चुका है, सिर्फ एक 1/2 को आपको रिमूव करना है, तो वो पहले रिमूव करके लिख दो। तो लेकिन जनरल सॉल्यूशन सबसे पहले लिख लो। तो यहां से कंडीशन आ रही है x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन π/2, यूनियन x इज ग्रेटर देन π बट लेस देन 3π/2। अब बेटा जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा था 11th क्लास में, जब कोई क्वाड्रेंट निकलता है तो सॉल्यूशंस को जनरलाइज किया जाता है, और सॉल्यूशन को जनरलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्रिग्नोमेट्री इनइक्वालिटी से जो सॉल्यूशंस निकल के आए हैं, यहां पर सॉल्यूशंस को जनरलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका जो पीरियड होता है वो हम दोनों साइड ऐड कर देते हैं। इसीलिए यहां पर जो इनइक्वालिटी के सॉल्यूशंस आ रहे हैं x ग्रेटर देन 0 बट लेस देन π/2, tan फंक्शन का पीरियड सभी बच्चे जानते हैं पाई होता है, tan फंक्शन का पीरियड कितना होता है, पाई। तो सॉल्यूशंस को जनरलाइज करने के लिए, जनरलाइज का क्या मतलब होता है, ऐसी तो पॉसिबिलिटी है नहीं कि सिर्फ 0 से π/2 और पाई से 3π/2 में tan फंक्शन ग्रेटर देन 0 देगा। tan फंक्शन बेटा पीरियोडिक होते हैं, पीरियोडिक का मतलब इसके बाहर जब हम 2π के बाद आएंगे, 2π से 5π/2 तक, 2π की वन साइकिल कंप्लीट होने के बाद जब हम 2π से 5π/2 पे आएंगे, तब भी tan फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तब भी ग्रेटर देन 0 रहेगा। यानी सिर्फ इतनी सी पॉसिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं की जा सकती, बाहर के जो, यदि हम सिर्फ डोमेन इतने से में छोड़ देंगे तो बाकी जो अदर एंगल्स बच गए 360 डिग्री के बाद में, जो बाकी एंगल्स बच गए उनका क्या होगा फिर। इसीलिए हमें ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्यूशंस को जनरलाइज करना सिखाया गया था। तो सॉल्यूशंस को जनरलाइज करने के लिए आप nπ ऐड कर दो, तो सॉल्यूशन आया x इज ग्रेटर देन nπ बट लेस देन nπ प्लस π/2, यूनियन nπ प्लस π ग्रेटर देन x बट लेस देन nπ प्लस 3π/2। ये आपका सॉल्यूशन आया, फाइनल सॉल्यूशन। अब फंक्शन की डोमेन निकालने के लिए, फंक्शन की डोमेन निकालने के लिए आपको हटाना क्या था, सिर्फ 1/2 हटाना था, 1/2। तो फाइनल, इसका फाइनल आंसर लिखो, डोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू, फंक्शन की डोमेन इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू nπ कॉमा nπ प्लस π/2 ओपन इंटरवल, यूनियन n प्लस 1 पाई कॉमा nπ प्लस 3π/2 ब्रैकेट क्लोज माइनस 1/2। फाइनली बेटा आपका ये जो आंसर आया है x बिलोंग टू, सॉल्यूशंस को जनरलाइज करने के बाद सबसे पहले tan x जब ग्रेटर देन 0 था तो x फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ सकता है, x थर्ड क्वाड्रेंट में आ सकता है, x फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ सकता है और x थर्ड क्वाड्रेंट में आ सकता है। सॉल्यूशंस को जनरलाइज करने के लिए हमने दोनों साइड इसमें nπ ऐड कर दिया, बिकॉज tan फंक्शन इज पीरियोडिक विद पीरियड पाई। तो सॉल्यूशन को जनरलाइज करने के लिए हमने इसमें nπ को ऐड कर दिया ताकि एक्स्ट्रा एंगल्स जो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में वन साइकिल कंप्लीट होने के बाद जो एंगल्स पॉजिटिव एंगल्स बच जाते हैं हम उनको भी एक्सेप्ट कर सके, राइट। ठीक है, अब यहां पर हमें इस डोमेन में से 1/2 को रिमूव करना था, तो फाइनली मैंने इसमें से डोमेन में से 1/2 को रिमूव कर दिया। लेकिन अभी एक चीज का आपको ध्यान रखना बेटा, जब हम सॉल्यूशंस को जनरलाइज करते हैं तो n की वैल्यू हम क्या लेते हैं, इंटीजर लेते हैं, लेकिन यहां पर एक कंडीशन गिवन है, डोमेन के लिए x इज ग्रेटर देन 0। तो डोमेन के लिए जब कंडीशन x ग्रेटर देन 0 गिवन है, इट मींस x की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती है। तो यहां पर बेटा n की वैल्यू जो एक्सेप्ट करोगे, n की वैल्यू एक्सेप्ट करना होल नंबर या फिर n बिलोंग्स टू z प्लस, क्योंकि n की वैल्यू यदि आप नेगेटिव, एक भी नेगेटिव पुट कर दोगे तो बेटा ये एंगल x की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। और यहां पर बाउंडेशन है क्वेश्चन में कि x की वैल्यू हमेशा क्या आनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। ओके, तो दिस क्वेश्चन हैज बीन कंप्लीटेड। नाउ नेक्स्ट लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ x। वही डोमेन आपको फाइंड करनी है बेटा गिवन क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है अपना, डोमेन फाइंड करनी है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर मान लीजिए आपका 5 चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5।
फंक्शन की आपको कंडीशन गिवन है, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ई, फिर ब्रैकेट में गिवन है एक काफी बड़ा आर्ग्यूमेंट दे रखा है लॉग मोड साइन एक्स। ये बेस है बेटा, जो अंदर लॉग दे रखा है इसका बेस चल रहा है लॉग मोड साइन एक्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो लिखी हुई है, मैं पढ़ के बता रहा हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 13, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। माइनस में गिवन है 3 अपॉन में log 2 मोड साइन एक्स। ये काफी बड़ा फंक्शन दे रखा है आपको, क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो मेन फंक्शन क्या है, स्टैंडर्ड फंक्शन, वो सभी को दिख रहा है। मेन हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन है लोगैरिथम फंक्शन, और आपको कहा गया है क्वेश्चन में टू कैलकुलेट द डोमेन ऑफ द फंक्शन, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन आ रहा है अपना फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ई ब्रैकेट क्लोज लॉग मोड साइन एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 23 माइनस, अब बेटा यहां पर आप प्रॉपर्टी लगा लो, लोगैरिथम की प्रॉपर्टी यूज कर लो साइड बाय साइड। ये लोगैरिथम जब ऊपर ट्रांसफर होगा, ये लोगैरिथम आपका जब ऊपर ट्रांसफर होगा तो बेस जो है वो नंबर बन जाएगा, और जो नंबर होता है यानी जो लॉग का आर्गुमेंट होता है वो किसका काम करता है, बेस का काम करता है। लोगैरिथम की रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी आपको बताई जाती है, रफ में बता रहा हूं यहां पर log a b इज इक्वल टू 1 अपॉन में log b a। दिस इज द रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ लोगैरिथम, राइट। कंडीशन जो होगी, कंडीशन इसमें भी रहेगी भाई, बेस a शुड बी नॉट इक्वल टू 0, बेस a should be greater than 1, base a should be not equal to 1. Base, there are two conditions of the base a should be not equal to 0 and base a should be not equal to 1, and base a should be always greater than 0. नंबर की कंडीशन वही रहेगी, b should be greater than 0। तो कंडीशंस तो बेटा लोगैरिथम की वही चलेगी, सेम टू सेम जो हमेशा लोगैरिथम में चलती है। तो यहां पर log 2 mod sin x when it will be transferred in the upward direction it will become 3 log mod sin x 2, ये कंडीशन इसमें कन्वर्ट होगी। ऐसा हमने क्यों किया, रीजन क्या ऐसा करने का, ऐसा करने का रीजन ये है, यदि आप फर्स्ट टर्म को देखो, इसकी फर्स्ट टर्म को आप देखो तो यहां पर log का बेस जो चल रहा है वो mod sin x चल रहा है। सेकंड टर्म को यदि आप ऑब्जर्व करो तो यहां पर लोगैरिथम का बेस 2 चल रहा है। तो जब लोगैरिथम की रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी यदि हम यहां पर यूज कर ले तो उससे बेनिफिट ये मिलेगा, लोगैरिथम के दोनों केस में लोगैरिथम का बेस क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर सेम हो जाएगा, राइट। ओके, नाउ फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू log e कर्ली ब्रैकेट, यहां पर हम अगेन लोगैरिथम की प्रॉपर्टी हम यहां पर यूज कर रहे हैं। जो 3 है आपका, यहां पर जो करस्पॉन्डिंग 3 है, ये 3 चला जाएगा बेटा 2 की पावर में, जो यहां पर 3 मल्टीप्लाई में जा रहा है उसको हमने ट्रांसफर कर दिया 2 की पावर में, एज पर प्रॉपर्टी ऑफ लोगैरिथम, राइट। लोगैरिथम की प्रॉपर्टी होती है आर्गुमेंट के ऊपर जो पावर होती है वो पावर हम यहां पर शिफ्ट कर देते हैं, या आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी लोगैरिथम के अंदर। अब यहां पर हम लोगैरिथम की अगेन प्रॉपर्टी यूज करने जा रहे हैं, log m माइनस log n की प्रॉपर्टी, log m माइनस log n की प्रॉपर्टी। बेस यहां पर करस्पॉन्डिंग बेस चल रहा है अपना मोड साइन एक्स, तो हमारा रिजल्ट जो बन रहा है करस्पॉन्डिंग इक्वेशन रिड्यूस होने के बाद log mod sin x, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 दैट इज 8 होल ब्रैकेट। ये कंडीशन आ गई अपनी, फाइनली रिड्यूस हो गई, राइट। फाइनली रिड्यूस हो गया, हमारे पास कंडीशन आ गई है ये। क्लियर है इतनी बात, सभी को कोई इश्यू नहीं है इसमें। तो फाइनली अपने पास रिजल्ट अब ये आ गया, log e log mod sin x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 23 डिवाइडेड बाई 8। अब कंडीशन आप लोगों को पता है, कंडीशन क्या है, कंडीशन लिखते हैं। आर्गुमेंट के लिए कंडीशंस क्या आती है, कोई भी लोगैरिथम फंक्शन डोमेन निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, आप फंक्शन देखो कौन सा फंक्शन चल रहा है, ये आपका स्टैंडर्ड फंक्शन चल रहा है, ये आपका स्टैंडर्ड फंक्शन चल रहा है लोगैरिथम फंक्शन। तो log e का ये बेटा आर्गुमेंट का काम कर रहा है, ब्रैकेट के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है वो आपका आर्गुमेंट का रोल प्ले कर रहा है, राइट। तो यहां पर क्लियरली रिजल्ट आएगा, फंक्शन ऑफ एक्स इज डिफाइंड, फंक्शन ऑफ एक्स इज डिफाइंड व्हेन कंडीशन क्या आएगी, log mod sin x एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 23 डिवाइडेड बाय 8 इज
ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन आएगी। क्योंकि कोई भी लोगैरिथम फंक्शन तब डिफाइंड होता है जब उसका करस्पॉन्डिंग आर्गुमेंट ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, तभी हम लोगैरिथम को क्या कहते हैं कि वो लोगैरिथम क्या है, डिफाइंड है। एक चीज और देखना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, log mod sin x x square minus 8x plus 23/8 is greater than 0 हमने पुट कर दिया। इसमें दो केसेस पॉसिबल हैं। फर्स्ट केस, log का जो आर्गुमेंट बन रहा है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एक सेकंड केस एक और बन सकता है बेटा, सेकंड केस ये बन सकता है log mod sin x का भी तो आर्गुमेंट ये है, log mod sin x का भी आर्गुमेंट ये है, यानी अंदर वाला लॉगरिथम, ये वाला लॉगरिथम कब डिफाइंड होगा, जब x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23/8, ये वाला तो ब्रैकेट में आर्गुमेंट दे रखा है, ये भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो एक केस तो तुम्हारे पास ये आ रहा है जो मैंने लिखा है, इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, और एक कंडीशन यहां पर लिख रहा हूं मैं, ऑल्सो x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 23 डिवाइडेड बाय 8 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, इसको लिख लो सेकंड केस। तो ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है लोगैरिथम फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए। फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन थी कि लोगैरिथम फंक्शन log e ये तब डिफाइंड होगा जब इस log e का करस्पॉन्डिंग ये आर्गुमेंट ग्रेटर देन 0 होगा, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, अंदर वाला बेटा ये वाला लोगैरिथम डिफाइंड होने के लिए ये कंडीशन रिक्वायरमेंट है कि log mod sin x का ये जो आर्गुमेंट का रोल प्ले कर रहा है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23/8, ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और अब थर्ड कंडीशन और बढ़ेगी, थर्ड कंडीशन अपन बाद में देखेंगे। सबसे पहले आप सेकंड कंडीशंस पे फोकस करो, क्योंकि साइमल्टेनियसली एक साथ कंडीशन बना के सॉल्व करना टिपिकल होता है, तो कंडीशंस बनाओ और साथ साथ उनको सॉल्व करते जाओ। सेकंड कंडीशंस को यदि हम देखें तो बेटा यहां पर 8 ग्रेटर देन 0 है ऑलरेडी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे फोकस करना है, मतलब अब इस 8 का यहां पर कोई रोल नहीं है, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे फोकस करो। तो मैंने कहा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को जब हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले उसके डिस्क्रिमिनेंट पे भी फोकस कर लिया करो कि वो फैक्टराइज हो रही है या फिर नहीं हो रही। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यदि आप d कैलकुलेट करो, डिस्क्रिमिनेंट d, तो d की वैल्यू आएगी b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर आएगा यहां पर 64 माइनस का 4 इंटू 23, जो कि क्लियरली दिख रहा होगा आपको नेगेटिव आ रहा है। b स्क्वायर माइनस 4ac आपको क्लियरली दिख रहा है बेटा, यहां से क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव निकल के। इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी जो बन रही है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी ये सेकंड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी जो आ रही है, इट इज ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका मतलब इसको आपको सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो d आ रहा है वो लेस देन 0 आ रहा है, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आने का मतलब ये पैराबोला हमेशा अपवर्ड पैराबोला बनेगा, अपवर्ड पैराबोला x एक्सिस के अबव। तो जो पैराबोला x एक्सिस के हमेशा अबव बनेगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमेशा ग्रेटर देन 0 जवाब देगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। तो सेकंड इनइक्वालिटी को आपको चेक करने की रिक्वायरमेंट अब नहीं है, तो इसका आंसर आ गया है, इट इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, नाउ कम टू द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट में मैंने इनइक्वालिटी बनाई है, इस पे फोकस करते हैं। अब किसी भी लोगरिथम इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए जब हम लोगरिथम की यहां पर डेफिनेशन को यूज करेंगे, तो मैंने आपको बताया था जब लॉग रिमूव होता है तो यहां पर ये राइट साइड में जाके बेस की पावर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन फिर वही बात, यहां पर एक प्रॉब्लम अराइज होती है, बेस पे भी तो पता होना चाहिए बच्चे को। लोगरिथम की इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए मैंने आपको स्टैंडर्ड फंक्शन में 2 केस लिखवाए थे। स्टैंडर्ड फंक्शन का जो लेक्चर फर्स्ट दिया था मैंने, उसमें मैंने आपको 2 केस बताए थे। यदि लोगरिथम का बेस 1 से छोटा है तो उस केस में जब लोगरिथम की डेफिनेशन यहां पर अप्लाई होगी कि ये जाके उधर जब बेस की पावर में कन्वर्ट होगा, तो उस केस में इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और यदि आपका बेस 1 से बड़ा आ रहा है, इन दैट केस लोगरिथम की डेफिनेशन अप्लाई करने पर इनइक्वालिटी का साइन आपका चेंज नहीं होगा। तो अब बेटा मोड साइन एक्स जो है, मोड साइन एक्स की वैल्यू सभी को पता है, मोड साइन एक्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये चीज आप ट्रिग्नोमेट्री में ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हो कि मोड साइन एक्स जो होता है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 चलता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। लेकिन यहां पर हम इक्वल टू कंडीशन नहीं लेंगे, मोड साइन एक्स कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकता।
एक इंपॉर्टेंट कंडीशन और है, तो मैं इधर थर्ड केस लिख रहा हूं साइड में, मोड साइन एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 1 एंड इक्वल टू 0। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। क्यों लिखी है इंपॉर्टेंट कंडीशन? क्योंकि लोगैरिथम का जो बेस है, लोगैरिथम का जो बेस है मोड साइन एक्स, वो कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन आपको डेफिनेशन ऑफ लॉग में पढ़ाई जाती है, मैंने भी बताई है आपको। तो यहां से कुछ कंडीशन निकल के आएगी, मोड साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू 1 एंड नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से कंडीशन निकल के आई आपकी कि इट इंप्लाइज x इज नॉट इक्वल टू 0, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 2 पाई डॉट 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 डॉट, इस तरीके से कंटिन्यू रहेगा डाटा, 5 पाई बाय 2 डॉट डॉट डॉट। इट मींस x के ये वो एंगल्स निकल के आ गए हैं जो साइन फंक्शन के लिए वैलिड यहां पर नहीं है। क्योंकि इनमें से आप बेटा कोई भी एंगल सेलेक्ट करते हो तो मोड साइन एक्स जो है या तो 1 0 देगा, 1 जवाब देगा, या फिर आपका 0 आंसर देगा। तो ये पॉसिबिलिटीज निकल के आ गई है कि x की कभी भी ये वैल्यूज हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, राइट। चलिए अब आते हैं हम अपनी फर्स्ट इनइक्वालिटी पे सॉल्व करने के लिए। तो लोगैरिथम की यहां पर डेफिनेशन, लोगैरिथम इनइक्वालिटी की डेफिनेशन यूज करने से पहले स्टूडेंट को ये देखना कंपलसरी है कि आपका बेस कैसा है। तो आपको फाइनली डिसाइड हो गया, मोड साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 1 होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। तो मोड साइन एक्स कभी भी 1 के इक्वल हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बेस है। तो फाइनली आंसर क्या मिला? यहां से आंसर मिला इट इंप्लाइज मोड साइन एक्स इज लेस देन 1। ये पॉसिबल कंडीशन आई आपकी। यहां से सिर्फ एक पॉसिबल कंडीशन आई है कि बेस जो है वो 1 से छोटा होगा, और जब बेस 1 से छोटा होगा और यहां पर आप लोगैरिथम इनइक्वालिटी की डेफिनेशन हम जब अप्लाई करेंगे, उस केस में जब ये बेस उधर जाएगा और उधर जाके जब पावर 0 बनेगा, तो उस केस में इनइक्वालिटी का साइन क्या कर देना है? चेंज कर देना है। स्टूडेंट जब भी इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते हो तो डेफिनेटली मिस्टेक इसी टाइप से, पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाता है लेकिन फोकस सिर्फ इस बेस पे नहीं किया जाता और उसी से मिस्टेक हो जाती है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो लोगैरिथम की, खासकर इन दैट केस फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन द बेस आल्सो सो दैट योर क्वेश्चन गोस करेक्ट। तो बेस फाइनली डिसाइड हो गया है। अब मैं लोगैरिथम इनइक्वालिटी की यहां पर डेफिनेशन अप्लाई करने जा रहा हूं। तो कंडीशन आ रही है फाइनली x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 23 डिवाइडेड बाय 8 इज लेस देन 1 कैसे आया वो आप डायरेक्टली समझ गए। जब मोड साइन एक्स उधर जाके मोड साइन एक्स की पावर 0 में कन्वर्ट होगा, तो मोड साइन एक्स की जब पावर किसी की पावर 0 होगी तो उसका आंसर क्या लेंगे हम? 1 फाइनली। क्लियर है इतनी बात? इनइक्वालिटी का साइन क्यों चेंज हुआ वो मैं स्टैंडर्ड फंक्शन की डेफिनेशन में आपको समझा चुका हूं ऑलरेडी। क्योंकि बेस जो है हमारा 1 से छोटा चल रहा है, 1 से छोटा चल रहा है, साइड बाय साइड ग्रेटर देन 0 चल रहा है, राइट। चलिए इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। तो आपकी इनइक्वालिटी आ रही है x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 23 इज लेस देन 8 उधर चला जाएगा आपका। फाइनली इनइक्वालिटी आ रही है x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 23 माइनस 8 इज लेस देन 0। इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लो तो आंसर आ रहा है तुम्हारे पास x स्क्वायर माइनस का 8x 23 माइनस 8 दैट विल बी 15 plus 15 is less than 0. Factorize the quadratic equation if possible. Factorize the quadratic equation if possible. दोबारा आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, इनइक्वालिटी बन रही है। लेफ्ट साइड का डाटा सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हो। यदि आप पूरी इक्वेशन को चेक करोगे तो बेटा एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन रही है। तो लेफ्ट साइड के अंदर देखो, सिर्फ लेफ्ट साइड के अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, यदि पॉसिबल हो सके तो उसको अब फैक्टराइज कर लो। तो फैक्टर देखें, यहां पर 15 चाहिए, 8 चाहिए, तो फैक्टर आ रहे हैं आपके -5 और -3। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से हमने फैक्टर किया तो आंसर आया x - 5 x - 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो फाइनली यहां से रिजल्टेंट आंसर आ रहा है स्टूडेंट का x बिलोंग्स टू 3 से 5 ओपन इंटरवल। यानी इस क्वेश्चन की फाइनली स्टूडेंट की जो डोमेन निकल के आ रही है वो डोमेन निकल के आ रही है x बिलोंग्स टू 3 से 5। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि 3 से 5 जो इंटरवल आ रहा है उस इंटरवल में जो इसमें से एंगल आ रहे होंगे 3 से 5 के अंदर, एक चीज स्टूडेंट को समझने की रिक्वायरमेंट ये है, यहां पर 3 से 5 बेटा जो वैल्यू आ रही है वो रेडियन में आ रही है।
3 से 5 जो वैल्यूज आ रही है वो किस में आ रही है, रेडियन में आ रही है, और एंगल्स भी रेडियन में रखे हैं, तो थोड़ा कंपैरिजन करना पड़ेगा। अब देखो 3 को यदि आप देखो तो 3 नियर बाई 180 डिग्री होता है, लेकिन 180 डिग्री से जस्ट कम होता है। 3 नियर बाई 180 डिग्री होता है, दैट इज ओके, लेकिन 3 180 डिग्री से कम होता है। तो एक पॉइंट तो 3 से 5 के अंदर एक पॉइंट तो आपका हटेगा पाई, एक पॉइंट तो हटेगा इसमें से पाई भी इंक्लूड होगा इसके अंदर। तो इंटरवल फाइनली लिखो, फंक्शन की डोमेन क्या आ रही है, डोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू 3 से पाई यूनियन, पाई क्यों हटा समझ गए, क्योंकि पाई पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा। मोड साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू 1 इन 0 का मतलब यहां पर भी कर दो एक्स इज नॉट इक्वल टू, कर दो इसको इक्वल टू की जगह, कि एक्स की ये पॉसिबल वैल्यूज हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो 3 से 5 के अंदर एक पॉइंट तो आपको मिलेगा इसमें पाई, तो पाई को मैंने रिमूव कर दिया। अब पाई जब रिमूव हो गया तो पाई के बाद में क्या जाएगा, देखो पाई के बाद में क्या आएगा अगला पॉइंट, 3 पाई बाई 2 आएगा। क्या आएगा अगला पॉइंट, 3 पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 2 तक चला जाएगा, 3 पाई बाई 2 तक, और अगला पॉइंट आ जाएगा 3 पाई बाई 2 से लेकर 5 तक। ये फाइनली आपका आंसर आएगा, क्लियर है। अब 2 पाई आएगा, पाई के बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, 2 पाई, ये लिखा होगा 2 पाई, 2 पाई आ रहा है बेटा 360 डिग्री, 2 पाई आ रहा है 360 डिग्री। यदि आप 5 रेडियन को चेक करोगे तो 5 रेडियन कितना आएगा, अप्रोक्सीमेट 300 डिग्री से भी कम है, 5 रेडियन 300 डिग्री से भी कम है। इसका मतलब ये हुआ फाइनल आंसर आपका यही आएगा, 5 के बाद नहीं जा सकता, 2 पाई तो बिल्कुल भी इंक्लूड ही नहीं होगा। तो फाइनली फंक्शन की जो डोमेन निकल के आएगी, ये 3 सेट्स पॉसिबल है ओपन इंटरवल में, 3 से पाई ओपन इंटरवल यूनियन, पाई से 3 पाई बाई 2 ओपन इंटरवल यूनियन, 3 पाई बाई 2 से 5। इन पॉइंट्स को हमने रिमूव क्यों किया है, इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये पॉइंट्स सिलेक्टेड डोमेन से आउट आ रहे हैं। 3 से 5 के बीच में ये पॉइंट्स आ रहे हैं जो कि एक्सेप्टेड पॉइंट्स नहीं है, रिजेक्टेड पॉइंट्स है, तो हमें इनको 3 से 5 के अंदर से रिमूव करना कंपल्सरी है। समझ में आया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल ऑफ यू। ये अपना 5th क्वेश्चन हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। काफी इजी क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस हम टिपिकल कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस हम बेसिक कांसेप्ट पे कर रहे हैं। हर टाइप के डोमेन की क्वेश्चंस आनी जरूरी है, क्योंकि पहले बेसिक क्वेश्चंस का फंडा यदि आपको पता है तो आप इजी वे में टिपिकल क्वेश्चन जो आ रहे हैं उनको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चन में करना वही है, फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपको फाइंड डीएफ डोमेन फाइंड करनी है, और जो 7th क्वेश्चन आपका इधर ये, इसमें भी आपको डोमेन ही फाइंड करनी है। क्लियर है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डोमेन फाइंड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, डोमेन फाइंड करने के लिए जो क्वेश्चन आपको गिवन है, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में अंडर रूट में x प्लस मोड x, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन में अंडर रूट में x प्लस मोड x। डोमेन फाइंड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जो है वो कंडीशन है कि आपका जो स्क्वायर रूट है, जो आपका स्क्वायर रूट दे रखा है वो डिफाइंड होना कंपल्सरी है। क्लियर है। तो स्क्वायर रूट डिफाइंड कब होता है, जब स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर आ रहा है दैट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। स्क्वायर रूट बेटा डिफाइंड कब होता है, स्क्वायर रूट हमेशा डिफाइंड तब होता है जब स्क्वायर रूट के अंदर जो भी कंडीशन आ रही है दैट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। क्लियरली लिखते हैं, अवर फंक्शन, सीधा लिख लो डायरेक्टली, फंक्शन ऑफ एक्स इज डिफाइंड, फंक्शन ऑफ एक्स इज डिफाइंड ओनली व्हेन x प्लस मोड x इज ग्रेटर देन 0। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है फंक्शन के लिए डिफाइंड होने के लिए, और यही कंडीशन हमें डोमेन कैलकुलेट करके बताएगी। राइट है। तो आपका फंक्शन क्लियरली डिफाइंड तब होगा जब स्क्वायर रूट के अंदर जो कंडीशन दे रखी है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। अब स्टूडेंट कोई बोलेंगे कि सर स्क्वायर रूट के अंदर तो हम इक्वल टू 0 भी लेते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर तो सर हम इक्वल टू 0 भी लेते हैं। बिल्कुल लेते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर हम इक्वल टू 0, स्क्वायर रूट के अंदर हम इक्वल टू 0 तब लेते हैं जब हम स्क्वायर रूट हमारा न्यूमरेटर में चल रहा हो, न्यूमरेटर में। लेकिन जब स्क्वायर रूट आपका डिनोमिनेटर में आ जाता है, इन दैट केस हम स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है उसको, उसके लिए इक्वल टू साइन ये वाला यहां पर यूज नहीं करते हैं, क्योंकि कभी भी डिनोमिनेटर का रूट एक्सेप्ट नहीं किया जाता। डोमेन जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो डिनोमिनेटर का जो रूट होता है, रूट चाहे कोई भी रूट हो, ये x की वैल्यू 0 आने पे जैसे भी रिजेक्टेड है, तो यहां पर हम कह सकते हैं x कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता।
तो कहने का मतलब ये कि डिनोमिनेटर का जो भी रूट है वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इसीलिए यहां पर इक्वल टू साइन यूज नहीं किया। स्क्वायर रूट के लिए जो कंडीशन लगी है वो सिर्फ स्क्वायर रूट के अंदर वाले नंबर को हमने सब्स्टिट्यूट किया है ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 0। इस बात का ध्यान रखना है यहां पर। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर कंडीशन आ रही है x प्लस मोड x इज ग्रेटर देन 0। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इस इनइक्वालिटी में क्या आ रहा है, मॉडुलस फंक्शन आ रहा है, इस इनइक्वालिटी में हमारे पास मॉडुलस फंक्शन आ रहा है, और मॉडुलस फंक्शन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा, मॉडुलस फंक्शन के केसेस बनेंगे अब हमारे पास। तो चलिए इसके हम केसेस बनाते हैं। x प्लस मोड x का आंसर हमारे पास आता है करस्पॉन्डिंग आंसर 0। कब आएगा, व्हेन x इज लेस देन 0। कैसे आएगा, जब x की वैल्यू हम लेस देन 0 लेंगे तो मोड x आपका माइनस x में ओपन होगा। जब x की वैल्यू हम लेस देन 0 लेके चलेंगे तो आपका जो मोड x है, मोड x मॉडुलस फंक्शन, ये माइनस x में ओपन होगा, और माइनस x प्लस x मिलके करस्पॉन्डिंग आंसर क्या आएगा आपका 0। करेक्ट है। चलिए सेकंड केस, जब हम x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेंगे, जब हम x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेंगे तो मोड x फंक्शन किस में ओपन होगा, प्लस x में, और x प्लस x किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2x में। और थर्ड केस अलग से ले लेते हैं, जब हम x की वैल्यू 0 लेंगे, x की वैल्यू 0 लेंगे तब भी आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इस केस को मैंने अलग से लिया है आपको इंडिकेट करने के लिए, क्योंकि इसमें x की वैल्यू ग्रेट इक्वल टू 0 लोगे तब आंसर 0 ही आ रहा है, लेकिन उस केस को हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा था डिनोमिनेटर का रूट हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो x कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अब देखिए आपसे आंसर क्या आएगा आपकी जो इनइक्वालिटी है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, उस इक्वेशन पे फोकस कीजिए। जो आपकी इनइक्वालिटी आ रही है उस इनइक्वालिटी पे फोकस कीजिए। आपको आंसर क्या चाहिए, x प्लस मोड x हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि जब x प्लस मोड x आपका ग्रेटर देन 0 होगा तभी तो ये स्क्वायर रूट डिफाइंड होगा, इसलिए। तो x प्लस मोड x ये करस्पॉन्डिंग क्या क्या आंसर आ सकते हैं, x प्लस मोड x का आंसर 0 आएगा। कब आएगा, जब x लेस देन 0 होगा। तो ये केस हमारा रिजेक्ट हो गया, ये केस हमारा रिजेक्ट हो गया, क्योंकि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। हमें तो x प्लस मोड x का आंसर ग्रेटर देन 0 वाले चाहिए, कि जब x प्लस मोड x ग्रेटर देन 0 होगा तो x की क्या क्या करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आ सकती है। तो आपका ये फर्स्ट केस रिजेक्ट हो गया। थर्ड केस देखो, तो थर्ड केस में x इक्वल टू 0 पे आंसर क्या आ रहा है, 0। हमें तो ग्रेटर देन 0 चाहिए, ये केस भी रिजेक्ट हो गया। अब फाइनली बचा क्या, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो करस्पॉन्डिंग इसका x प्लस मोड x का आंसर आ रहा है 2x, और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये आंसर पॉजिटिव ही है। इट मींस ये आंसर आपका एक्सेप्टेड है, क्योंकि x प्लस मोड x का जो आंसर आ रहा है 2x, जब x ग्रेटर देन 0 है तो ये आंसर भी ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब x प्लस मोड x ग्रेटर देन 0 बन जाएगा। कब बन जाएगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो फाइनली हमें यहां से ये डिसाइड होता है कि फंक्शन की जो डोमेन आएगी वो डोमेन आएगी x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। ये कंडीशन आ गई, ये कंडीशन आ गई हमारे पास फाइनली कि फंक्शन की जो डोमेन आएगी वो डोमेन आएगी x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। क्लियर है। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। फंक्शन की जो हमारे पास फाइनली इसकी डोमेन आएगी वो आएगी x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। ध्यान रखना ओपन इंटरवल। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अलजेब्रा ऑफ फंक्शन का कंसेप्ट काम आ रहा है। जो आपका नेक्स्ट फंक्शन चल रहा है, नेक्स्ट फंक्शन के आपका अलजेब्रा ऑफ फंक्शन काम आ रहा है। आपको क्लियरली दिख रहा है, दो अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। पूरे फंक्शन की डोमेन कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। तो क्लियर है, आपको मैंने बताया था जब भी आपको दो फंक्शंस देके रख रखे हैं, चाहे वो प्लस में हो, चाहे माइनस में हो, डिवाइड में हो, मल्टीप्लाई में हो, तो आपका रूल फिक्स है, आप उन अलग फंक्शंस को कुछ अलग अलग नाम दे दो। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं लेट फंक्शन ऑफ एक्स आपका कैसे दे रखा है, f1x प्लस f2x दे रखा है। मान लेते हैं लेट अस अज्यूम आपका जो फंक्शन गिवन है वो f1x प्लस f2x फंक्शन गिवन है। तो अब यहां पर आपके दो अलग अलग फंक्शन हो गए, आपको पूरे फंक्शन की डोमेन कैलकुलेट करनी। तो डोमेन कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, पहला फंक्शन जो आपने एज्यूम किया है फर्स्ट फंक्शन, उसकी डोमेन अलग से निकाल लो। जो आपने सेकंड फंक्शन एज्यूम किया है इसकी डोमेन हम अलग से कैलकुलेट करेंगे। और फाइनली जो क्वेश्चन की डोमेन आएगी, जो हमारा मेन फंक्शन है एफ फंक्शन, इसकी जो डोमेन आएगी वो इन दोनों फंक्शन की डोमेन का इंटरसेक्शन हो जाएगा। ये चीज आपको पढ़ाया गया है अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस की थ्योरी के अंदर, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले हम मानते हैं लेट f1x इज इक्वल टू 1 अपॉन में log tan 1 माइनस एक्स, log tan 1 माइनस एक्स। सबसे पहले हम फर्स्ट फंक्शन जिसको मान के चल रहे हैं इसकी डोमेन कैलकुलेट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 1 ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है, ओके। अब सबसे मेन फंक्शन कौन सा आ रहा है? लोगैरिथम फंक्शन। f1 फंक्शन में मेन फंक्शन पे फोकस करो, कौन सा फंक्शन आ रहा है आपका? लोगैरिथम फंक्शन आ रहा है। तो लोगैरिथम फंक्शन डिफाइंड कब होगा? लोगैरिथम फंक्शन तब डिफाइंड होगा जब उसका आर्गुमेंट क्या होगा? ग्रेटर देन 0। इट इंप्लाइज f1x इज डिफाइंड व्हेन 1 माइनस x इज ग्रेटर देन 0 फर्स्ट केस और 1 माइनस x इज नॉट इक्वल टू 1 सेकेंड केस। ये दो केस यहां पर बनेंगे आपके। कौन कौन से केस बन रहे हैं? सबसे पहले तो लोगैरिथम फंक्शन मेन फंक्शन है, तो लोगैरिथम फंक्शन का जो आर्गुमेंट चल रहा है, लोगैरिथम फंक्शन का आपका जो आर्गुमेंट चल रहा है 1 माइनस एक्स, ये 1 माइनस एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि लोगैरिथम फंक्शन तभी डिफाइंड होता है जब उसका आर्गुमेंट ग्रेटर देन 0। कोई इशू नहीं है इसमें। चलिए अब देखो सेकंड इक्वेशन क्यों बनी आपकी, इसमें सेकंड केस क्यों बना? यदि ये लोगैरिथम फंक्शन न्यूमरेटर में आ रहा होता, यदि ये आपका लोगैरिथम फंक्शन न्यूमरेटर में आ रहा होता तो 1 माइनस एक्स यदि 1 के इक्वल हो जाता तो log 1 की वैल्यू 0 आती, तो वो न्यूमरेटर में अलाउड थी, लेकिन डिनोमिनेटर में तो 0 अलाउड नहीं है। मैंने बताया था आपको डिनोमिनेटर का रूट तो कभी भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यदि 1 माइनस एक्स 1 के इक्वल हो गया तो log tan 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगी। और डिनोमिनेटर कभी भी 0 एक्सेप्ट हम करेंगे नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 होने पे फंक्शन आपका नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो इसलिए f1x फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए दो केस पॉसिबल है, वो केस मैंने आपको बताए। पहला केस 1 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0 और सेकंड केस 1 माइनस एक्स शुड बी नॉट इक्वल टू 1। तो इनको सॉल्व करके वैल्यू देखते हैं क्या आ रही है। जब 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 है तो x की वैल्यू आ रही है लेस देन 1, एंड जब 1 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 1 तो बेटा यहां से x की वैल्यू आ रही है नॉट इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। x की वैल्यू यदि 0 हो गई फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो x की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। दो केसेस आ गए तुम्हारे पास, ये दो केसेस आ गए। तो ये तो आ गया अपना फर्स्ट मेन इक्वेशन। सबसे पहले हमारे पास f1x फंक्शन की डोमेन निकल गई है। अब हम स्टार्ट करते हैं f2x फंक्शन की, सेकंड फंक्शन की बात करते हैं। तो सेकंड फंक्शन क्या दे रखा है? लेट f2x फंक्शन इज इक्वल टू अंडर रूट में x प्लस 2, और ये हमें क्लियरली दिख रहा है। हमने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, क्लियरली दिख रहा है। सेकंड फंक्शन में मेन स्क्वायर रूट फंक्शन है। स्क्वायर रूट फंक्शन डिफाइंड कब होता है? जब उसके अंदर का आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आपका स्क्वायर रूट फंक्शन न्यूमरेटर में आ रहा है। जब स्क्वायर रूट फंक्शन न्यूमरेटर में होता है तो उसका आंसर 0 भी आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डायरेक्टली लिखते हैं f2x फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से फाइनल आंसर आ रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ये आ गई आपकी सेकंड इक्वेशन। अब फाइनली फंक्शन की डोमेन जो आएगी आपकी f(x) की जो डोमेन आएगी, फाइनली फंक्शन की जो डोमेन आएगी, फंक्शन की डोमेन जो हमारे पास आएगी वो निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का इंटरसेक्शन कर दो, कॉमन सॉल्यूशंस। फाइनली फंक्शन की डोमेन निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशन और जो सेकंड इक्वेशन में x की जो वैल्यूज आ रही है उनका हम क्या कर देंगे? इंटरसेक्शन कर देंगे। तो जैसे अब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो देखिए आंसर क्या आ रहा है। इंटरसेक्शन करने पे आंसर आएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जैसे आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस के कॉमन सॉल्यूशंस का इंटरसेक्शन करोगे तो आपका आंसर आएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 बट लेस देन 1। ये आपका फाइनल इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आएगा। ये किसके इक्वल है? डोमेन ऑफ फंक्शन के। तो फाइनली ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है, नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके।